ठीक है, चलो बेटा बस आप इसको खत्म करते हैं, जो हमारा टॉपिक रह गया था। सबने ज्वाइन कर लिया बेटा? पल्लवी सोडी, क्या आप चक्कर है कि आपको भी सेंड करो कि आप नहीं सेंड करो? गुड मॉर्निंग मानवी, सेंड करो बेटा। उनमें से आप में से कई तो वो है ना, क्या कहते हैं, हिंदी वाले। हिंदी वालों का नहीं है हमारे पास कोई संदर्भ है, सिस्टम। जो हिंदी वाले हैं वो आपको खुद देखना पड़ेगा, ठीक है? नहीं है बेटा राजन, टेस्ट होगा तो मैं पहले बताऊंगा नहीं, ठीक है? तो लेट्स फिनिश अप दिस टॉपिक। सो लास्ट टाइम वी हैव डन एस्टिग्मेटिज्म तक कर लिया था, ठीक है? सो वी हैव डन टिल अप टिल हियर। रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी कर लिए थे हमने। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद वेव ऑप्टिक्स। ये तीन पैटर्न आपको एक्सप्लेन करने हैं, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ठीक है? तो बेटा जैसे अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सारे ज्वाइन कर लो, यूट्यूब वालों। अगर कोई इशू है तो अभी बता दो बेटा। इट्स ओके, चल रहा है? अच्छा, हेलो अनु, ठीक है? बाकी जो बच्चे यहाँ पे नहीं ज्वाइन कर पा रहे क्लिक मीटिंग पे, वो यूट्यूब पे भी कर सकते हैं जिनको कोई इश्यू है। ओके, सो नाउ हम जब पीछे बात करके आए थे कि हमने बोला था कि हमारे पास जो मॉडल है जो एक्सप्लेन करते हैं लाइट की कंडीशंस को, लाइट के उसके इकोनॉमिक्स को, तो वो हमारे पास दो मॉडल है। एक मैंने बोला था वेव ऑप्टिक्स है, और जो अभी दूसरा पहले पढ़ के आए हम वो है कॉर्पस्कुलर थ्योरी, या जिसको हम बोलते हैं पार्टिकल वेव थ्योरी, ठीक है? फोटोन, एक लाइट जो है वो फोटोन की एनर्जी से चलती है, फोटोन पार्टिकल से मूव करती है, ठीक है? जिसको आप रे थ्योरी भी बोलते हो। मैंने आपको पहले ही बताया था रे थ्योरी का क्या मतलब है, कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट डायरेक्शन, ये कोई बेंड नहीं होती। जो हमने रिफ्रैक्शन पढ़ी है वो बेंड इसलिए हो रही है बेटा क्योंकि हमारी नजरों का धोखा है, इसलिए हम उसको मिराजेस बोलते हैं, ठीक है ना? जो वहां पे नहीं है, बट एक्चुअली अगर आप, मैंने वो आपको दिखाई भी थी एक स्लाइड, कि अगर आप ग्लास के पीछे अपनी उंगली रखोगे तो इसका ये मतलब नहीं कि उंगली बैंड होगी है। अगर सच में उंगली बैंड होती होती तो हमें लगता कि ये सच में चीज है, क्योंकि वो अपरेंट बेंडिंग है। अपरेंट बेंडिंग होता है कि नजरों का धोखा है। यस, यस अरविंद, तो वो सही चीज नहीं है, तो वो ट्रू बेंडिंग नहीं है। जब सच में लाइट बेंड होती है तो हम वो कुछ, उसको हम बोलते हैं, वो कौन सा मॉडल एक्सप्लेन करता है हमारे पास, ये वाला वेव ऑप्टिक्स का, ठीक है? और बेटा फिजिक्स, हम ये चीजें पढ़ने का फायदा क्या हमें? देखो बहुत सारी चीजें होती हैं जो फिजिक्स का बेसिक्स होती है, जो आप टीवी में देखते हो वो भी, जो टीवी है आपका, जो हमारे पीछे लगा हुआ टीवी एलसीडी है, एलईडी सॉरी, तो इसके पीछे भी यही है फिजिक्स। अगर आप अच्छे से, हम पढ़ेंगे इसको आगे जाके, और इसको आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। और आज 2017 में यहाँ से क्वेश्चन आया कि ओलेड टीवी आपने देखा होगा, ओलेड। एक होता है सीआरटी टीवी, जो पहले बड़े 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 टीवी होते थे, है ना? उसके बाद एलसीडी आए, टीएफटी आए, फिर एलसीडी आए, एलसीडी के बाद एलईडी आए, एलईडी के बाद ओएलईडी आए, अब एमोलेड आ रहे, एएमओएलईडी। तो ये सारे जो है, जो इतनी जल्दी ज्यादा ज्यादा जा रहे हैं, ये फिजिक्स का ही कमाल है बेटा। ये सारा कुछ फिजिक्स का ही है, और ये वेव ऑप्टिक्स से ही है। वो हम बताएंगे, मैं जैसे करवाता रहूंगा आपको, अभी बेसिक समझो पहले। तो पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट वाज द बेसिस ऑफ रे जियोमेट्रिक्स। पता हमने रे रे जब, जिसको हम रे ऑप्टिक्स बोलते थे, जिसमें लाइट एक सीधे लाइट इस तरह से बताते थे हम, कि इस तरह से लाइट आती है, या वो मिरर से बेंड हो जाती है, या वो मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती है, दैट डिपेंड्स, ठीक है? इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जिसको था, उसका नाम था रे ऑप्टिक्स। हमने बहुत सारे फिनोमिना एटमॉस्फेयर के इससे एक्सप्लेन किया, जैसे रेनबो का फिनोमिना, डिस्पर्शन किया हमने। हमने बोला कि जो सन का स्कैटरिंग को एक्सप्लेन किया था हमने, ठीक है? ये सारे जो है फिनोमिना दैट आर एक्सप्लेन बाय रे ऑप्टिक्स। बट कुछ फिनोमिना को ये वाला मॉडल लाइट का एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है? उन फिनोमिना को एक्सप्लेन किया वेव करेक्टर ने, वेव ऑप्टिक्स ने। और ये कौन कौन से फिनोमिना थे? इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन।
ठीक है जी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मॉडल रिजेक्ट हो चुका है बेटा, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये मॉडल रिजेक्ट है जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। मतलब ये है कि सच्चाई इन दोनों के बीच में है कहीं, तभी इसको बोलते हैं ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ओके, ड्यूल का क्या मतलब है कि सच्चाई दोनों के बीच में है कहीं, यही याद रखो, मध्य मार्ग। ठीक है जी। तो ना तो पूरी तरह ये मॉडल सही है, ना तो पूरी तरह ये मॉडल सही है, क्योंकि अगर ये मॉडल आप रिजेक्ट करते हो तो हाउ विल यू एक्सप्लेन बेंडिंग, अपरेंट बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अपरेंट बेंडिंग मतलब जब आप पानी में, ग्लास में वाले में जब आप पेंसिल डालते हो तो पेंसिल कैसे बेंड हो जाती है? फिर पेंसिल तो बेंड हो तभी मानते हो अगर स्ट्रेट लाइंस आती हैं। अगर स्ट्रेट लाइंस आप मान के चलते हो, लाइट ऐसे चलती है, तो ये हम पढ़ेंगे आज। और इसी को थोड़ा सा, हेलो ज्योतिका, तो इसी को थोड़ा हम और आगे डेवलप करेंगे। और कल मैं आपको करवाऊंगा कि वाई व्हाट इज बेसिकली टीवी, और वो टीवी वाला जो करेक्टर वर्किंग ऑफ टीवी, क्योंकि ये पेपर 2017 के यूपीएससी के क्वेश्चन में आया था, आईएएस में। ठीक है, उन्होंने ओलेड के बारे में पूछा था, ऑर्गेनिक एलईडी के बारे में। तो हर जगह पे साइंस एंड टेक तो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो रखा है बेटा, हर जगह पे उसका यूजेज, तभी मैं करवा रहा हूँ। और वो आपको तब लगेगा अभी, अब आपको पता है कि 3 हमारे पास प्राइमरी कलर होते हैं, आर, जी और बी। ठीक है ना, और ये तीनों कलर मिलकर व्हाइट कलर्स बनाते हैं। ठीक है ना, और मैंने आपको वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स भी कराए थे। बस ये अगर आपको समय लग गया तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ओलेड, सीधी सी बात है, क्योंकि सारा खेल यही रहा है, इसी चीज का। और अब आप पूछोगे सर जी आपने, अगर मैं आपको सीधा ओलेट करवा देता, मेरा काम क्या था वैसे साइंस एंड टेक का, जो मैं ट्रेनर हूँ तो इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मैं आपको साइंस एंड टेक के बारे में बताता। मैं आपको बताता कि एलईडी होती है, उससे पहले प्लाज्मा होता था, उससे पहले हमारे पास कैथोड रे ट्यूब होती थी, जिन्हों आप कहते हैं ना बड़े बड़े बॉक्स वाले टीवी होंगे सी। तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर सकता था। बट प्रॉब्लम क्या थी कि बेटा आपको अगर पता ही नहीं है कि 3 कलर मिलके प्राइमरी कलर बना रहे हैं, 3 जो प्राइमरी कलर्स क्या है या सेकेंडरी कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या है, तो यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन द बेसिक्स। तो ये बेसिक्स क्लियर करके आए हैं तभी आपको ये चीज समझ लगे। ठीक है, चलो मूविंग अहेड, वी स्टार्ट विद व्हाट इज इंटरफेरेंस। ओके, या क्या बताऊं बेटा दीक्षा, या गुड अर्बन। तो लाइट वेव्स इंटरफेयर विद ईच अदर मच लाइक मैकेनिकल वेव्स टू। ये हम क्या होते हैं करते हैं अभी आपको बताता हूं मैं। All interference associated with light waves arises when electromagnetic fields that constitute the individual waves combine. इसका मोटा मोटा क्या मतलब है, बेसिकली आपको चीज क्या है पहले इंटरफेरेंस वो समझ लो, मैं आगे बजा के बता देता हूँ आपको ये चीजें क्या होती है। आप सबने ये चीज देखी होगी, एक ना वीडियो देखो पहले मेरे साथ, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। वीडियो देखने के लिए तैयार हो बेटा? अभी तो बीच में रोक के ना आपको समझाऊंगा एक बार, ठीक है? तो एक बार पहले वीडियो देख लो ताकि आपको समझ लग जाए। ध्यान से देखना, ठीक है? Interference of waves. देख रहे आप, देख रहे हो, लग रहा है समझ? वो दिख रही है आपको वीडियो? अभी स्टार्ट नहीं की मैंने, दिख नहीं रही? गुड गुड गुड। तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखो इसमें वो क्या कह रहा है, यहाँ से लाइट रे आ रही है, देखो ये लाइट रे आ रही है ना, आपने टॉर्च ऑन किया, 2 जगह पे ना एक बड़ा सा पेपर रखा था आपने, उसमें 2 छोटी छोटी मोरियां की हैं, इसको बोलते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बहुत छोटी सी। मतलब आपने ना ये पग वाली जो पिन होती छोटी सी, उससे 2 मोरियां करनी है। ठीक है, दिख रहा है ना? तो यहां से लाइट रेज आ रही है, सिंगल टॉर्च के साथ आ रही है, बिल्कुल टॉर्च के साथ। जब ये टॉर्च के साथ आ रही है तो आपको ऐसा कुछ बनता दिखाई देगा, ठीक है ना? अगर मैंने सच में ये किया है, अगर मैंने यहाँ पे पर्दा रखा है और पर्दे पे मैं देख रहा हूं, इस तरफ पर्दा रखा है, पर्दे पे मैं देख रहा हूं कैसा पैटर्न बन रहा है, तो आपने ध्यान देखना कि क्या बन रहा है पर्दे पे। पहले इसको अच्छे से समझ लो, देख लो, फिर मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखना भी। Waves. The phenomena of आवाज आ the रही है? light which undergoes refraction and reflection can be explained by the 2 theories of light. They are the corpuscular and the wave theory of light.
But some of the other phenomena, such as interference and diffraction, can only be explained by the wave theory of light. We know that two or more wave motions travel in space at the same time. Sometimes these two wave motions combine and some physical effects take place. Interference is one such physical effect. When two or more waves cross each other in the same medium, they both interfere and an accident takes place. This accident is known as the interference of waves. Interference is the combined effects of the disturbance caused by each individual wave at the same place at the same time. This effect can be understood from the principle of superposition of waves. इतना समय लगा बेटा अभी सुपरपोजिशन को बाद में समझना, पहले इतना समय लग गया। एवरीबॉडी दिखा नहीं आपको? दिख गया? यूट्यूब में चल जाओ बेटा, जो उसको यहाँ पे नहीं दिख रहा वो उसका कुछ नहीं कर सकते हम। अगर आप यूट्यूब में चल जाओ तो वो भी ठीक है, मेरे को कोई इशू नहीं है। हाँ यूट्यूब वाला समय लग रहा बेटा? समय लग रहा? अच्छा अब इसको देखो, हम इसको ही आगे लेके जाएंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या मतलब हुआ यहाँ पे, क्या हुआ। तो हमने देखा कि एक पेपर लिया, उसमें हमने छोटे से 2 होल कर दिए, ठीक है, ऐसे करके। और सॉरी बेटा, ये लाइन भी नहीं सी बनती मेरे से रुको 1 मिनट। तो हम बात करते हैं यहाँ पे ऐसे, सॉरी, यस यस यस, वेरी गुड संकेत। तो ये है एक लाइन, ये है दूसरी लाइन, ये है तीसरी लाइन। डन बेटा? ये दोनों इक्वली लेंथ की होनी चाहिए, नहीं तो बहुत पंगा पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूं कि लाइट अगर वेव कैरेक्टर की नहीं है, चलो मानते हैं कि लाइट सीधी आती है जैसे हम मारते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे टॉर्च रखता हूं बहुत बड़ी सी, इस तरफ को मैंने टॉर्च रखी हुई है, ठीक है, वहां से लाइट रे आ रही है सीधी की सीधी इस तरफ को, ठीक है, और यहां से इस तरफ को भी आ रही है सीधी की सीधी, ठीक है। तो होना क्या चाहिए था कि यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, जैसे अगर आप हाथ रख लेते हो टॉर्च के आगे तो पीछे आपका हाथ का प्रतिबिंब बन जाता है, शैडो जिसको बोलते हो। तो अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं कलर चेंज करता हूँ, रुको, अगर मैं यहाँ पे पर्दा लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पर्दा रखता हूं, तो मेरे पास कैसा पैटर्न बनना चाहिए था? तो बेसिकली तो क्या होना चाहिए था, यहां से इतना एरिया और इतना एरिया, जो नीचे जहां पे छेद है, यहाँ पे जो छेद है वो एरिया होना चाहिए था लाइट वाला, बाकी सारा होना चाहिए था यहां से लेके यहां तक डार्क वाला, यहां से लेके यहां, यहां से लेके यहां, और यहां से लेके यहां तक डार्क होना चाहिए था प्रॉपर, ठीक है ना। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि सिर्फ लाइट पास करती है अगर स्ट्रेट लाइन में, लग रही समझ? पर ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता, हमें देखने को कैसा मिलता है, लेट मी शो यू। तो अगर हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कुछ इस तरह से, लाइट दिख रहे हो? ये देखो, दिख रहा है आपको सामने से? तो ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ये दिख रहा है। हमें क्या दिखना चाहिए था? सिर्फ और सिर्फ ये, जैसे ये देखो, ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड, दिख रहा है आपको? ये चीज क्या एक्सप्लेन करता है कि भाई देयर इज, सच में बेंड हो रही है लाइट, ये अपरेंट बेंडिंग नहीं है, ये सच में बेंड हो रही है लाइट, और ये अब आपको दिखेगा, समझ रहे हो? तो वो क्या करते हैं फिजिक्स वाले, बोलते हैं हमारे को कि भाई इस तरह से लाइट नहीं आती, लाइट कैसे आती है? इस तरह से, एज ए वेव फॉर्म। जब ये वेव फॉर्म में लाइट आएगी, जब यहां से टकराएगी तो ये छोटे छोटे ऐसे बनाएंगे, ऐसे करके, लग गई समझ? अगर यहां से आ रही है, दूसरी वेव को रेड कलर से बना रहा हूं, देखो मैं, यस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो दूसरी वेव ऐसी आ रही है, देखो ऐसे करके, ठीक है। तो जब ये आपस में टकरा रहे हैं तो एक पैटर्न बन रहा है, देखो, इसको आप बोलते हो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव पैटर्न। डन बेटा? तो हम फिजिक्स क्या बोलते हैं कि लाइट इस तरह से ट्रेवल नहीं करती होगी, अगर एक ऐसे करती तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ पे काला काला होना चाहिए था, यहाँ पे काला हो जाता, एक यहाँ पे काला हो जाता, और यहाँ पे काला हो जाता, सिर्फ यहाँ पे
और यहाँ पे रोशनी होनी चाहिए थी, देखो इसके कारण और इसके कारण, ठीक है। बाकी सारा एरिया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ काला होना चाहिए था, बट इन्होंने ऐसा देखा कि एक्सपेरिमेंटली करते हैं जब, तो ऐसा नहीं होता। यस, ऐसा क्यों नहीं होता बेटा? इसलिए नहीं होता क्योंकि ये देखो, देयर इज कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस गोइंग अराउंड। ओके मीनू, क्या करूं बेटा? रिपीट, देखो इधर से दोबारा से मैं बता देता हूँ कि फिजिक्स क्या बोलती है। फिजिक्स बोलती है कि अगर आप लाइट को सीधी मान के चलते हो, देखो आज तक हमने जो सारे डायग्राम करे हैं वो सीधी लाइट से किए हैं, लाइट रे सीधी आती है, वो बेंड नहीं होती, वो पार्टिकल नेचर है उसका, है ना, उसको हम बोलते हैं रे फिजिक्स। तो अगर मैं ये सीधी लाइन मान के चलता हूँ कि सीधी लाइन आ रही है, तो बेसिकली आप खुद देखो, आप अपना हाथ ना, बिल्कुल हाथ ये जैसे है, तो थोड़ा सा गैप दे के देख लो, ठीक है ना। अगर मैं गैप देता हूँ और यहाँ से लाइट रे करता हूँ, यहाँ से मैं लाइट करता हूँ, यहाँ से मैं टॉर्च जगाता हूँ, तो लाइट रे इसका प्रतिबिंब बना देगी। यहाँ से खाली जगह है, वो खाली जगह वहां पे छप जाएगी मेरे हाथ में, पर्दे पे। बट अगर मैं क्या करता हूँ, इस हाथ को मिटाए वहां पे एक पेपर लगा देता हूँ और दो छोटे छोटे होल कर देता हूँ उसमें, और वही टॉर्च अब देखना चाहता हूँ, तो मेरा ये पिक्चर यहाँ पे नहीं बनती है। यो ऐसा क्यों है? यस, मोनोक्रोमैटिक सोर्स, बहुत अच्छा बोला। वो बेटा हम कंडीशंस जब पढ़ेंगे तब मैं बात कराऊंगा आपको। तो जब मैं यहाँ पे टॉर्च करता हूँ, टॉर्च लेके आता हूँ, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो वेव की तरह एक्ट करती है हमारी लाइट। ओके, अगर वेव नहीं होती तो ये आप पैटर्न एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे बेटा, इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। अब दोबारा से मैं वीडियो चला रहा हूँ, जिन्होंने नहीं देखी होगी पहले एक बार दोबारा से देखना, फिर मैं दोबारा से समझाऊंगा। अच्छा, ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लो। तो देखो, सॉरी, तो अगर मैं यहाँ पे लाइन लेके चलता हूँ, ठीक है, ऐसे करके और ऐसे करके, और इन दोनों को प्लस कर देता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास आता है, प्लस करता हूँ, एक मिनट समझो बेटा, एक मिनट रुक जाओ बस। यहाँ पे वेव लेके आता हूं मैं, अगर ये वाली, ये देखो, समुद्र की लहरें भी ऐसे आती हैं ना कुछ, ठीक है, और दूसरी वेव आती है हमारे पास, सॉरी, एक मिनट बेटा बताइए। यस, zigzag मोशन, वेरी गुड बेटा। ठीक है, अब ये देखो, जहां पे ये ऊपर है वहीं पे ये देखो ये ऊपर है, लग रहा समझ? जहां पे ये नीचे है वहां पे ये नीचे है, ठीक है। अब इनकी जो वेव बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी, देखना, मैं और कलर से एक्सप्लेन करता हूं कोई, देखो, लग रहा समझ? ये थोड़ी बड़ी होगी, इन दोनों का प्लस हो जाएगी, ये और ए वेव प्लस हो जाती है, ठीक है ना। जो सेम फेज में, किसको बोलते हैं सेम फेज, क्या बोलते हैं सेम फेज, कैसे? जब ये ऊपर जा रही है तो ये भी ऊपर जा रही है, जब ये नीचे जा रही है तो ये भी नीचे जा रही है, तो ये
इनके प्लस, इसको अगर हम प्लस बोलते हैं और इसको नेगेटिव बोलते हैं, तो प्लस और प्लस ऐड हो जाती है, नेगेटिव और नेगेटिव भी ऐड हो जाते हैं, तो ज्यादा बढ़ जाता है। ये देखो, ये वाला हिस्सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा और ये वाला हिस्सा भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। लग रहा बेटा समझ? ओके, यस बेटा, अभी इंटरफेरेंस ही एक्सप्लेन किया है। बेटा समझाओ, बताओ, समय लग गया? इट्स ओके, ओके। तो अगर मैं एक और चीज आपको बताऊं, लेट मी एक्सप्लेन इन दिस फैशन, तो फिर हम एक और चीज बनाते हैं, एक यहाँ पे बनाते हैं और एक यहाँ पे बनाते हैं। इन दोनों को जब प्लस करेंगे हम, तो क्या बनेगा? ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन इन दिस फैशन, ड्रॉ करके। तो कोई और कलर लेते हैं हम, ये वाला। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो, ये सारा एक ही तरह का होना चाहिए बेटा। ये थोड़ा ज्यादा बन गया, ये थोड़ा ऐसे होना चाहिए नीचे को, ये नहीं हो ऊपर से। ठीक है, और आगे नीचे वाली मैं करता हूं। क्या हुआ मुस्कान? बेटा वो डिपेंड करेगा। गुड क्वेश्चन ज्योति का, मैं अभी आता हूं इस क्वेश्चन पे, 1 मिनट रुको। ठीक है, तो अगर ये देखो, अब इसका जो माइनस है, इसका प्लस है, तो ये जो रिजल्टेंट पैटर्न बनेगा हमारे पास, जो नई वेव बनेगी इन दोनों को ऐड करने के बाद, वो क्या बनेगी? ये वाली छोटा, बहुत छोटी बनेगी। ठीक है, लग गई समझ? तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, लग गई समझ? जब इसका माइनस, इसका प्लस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका प्लस, लग रहा समझ? सेम फेज में देखो, इधर देखो, लग रहा समझ बेटा? ओके, कोई बात नहीं मुस्कान बेटा, जाओ। आर यू गेटिंग दिस बेटा? ओके ओके, यस 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 संकेत, वेरी गुड। ज्योतिका ने जो क्वेश्चन पूछा था बेटा, उसके लिए कंडीशंस होती हैं, आई विल टेल यू क्या होती हैं वो अभी नहीं। अभी सिर्फ इतना समझो कि ये चीज क्या है, ये लगी बेटा समझ अब? तो हमने कहा कि भाई जब हमारे पास इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होएगी, एक, हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होएगी, मतलब क्या होएगा? दोनों फेज सेम डायरेक्शन, इसको बोलते हैं सेम फेज होएगा। सेम फेज मतलब जब यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, दूसरी वेव में भी पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। अगर आप ऐसे चलोगे तो आपके पास वेव है जो बड़ी बनेगी, इसको बोलेंगे आप ब्राइट वेव बन जाएगी। ठीक है, तो जब हम दूसरी वेव बनाएंगे, जिसको आपने इसको बोला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, सी आई। ठीक है जी, हेलो रिप्का। दूसरे पास है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब एक का माइनस दूसरे के प्लस में ऐड होगा तो बहुत छोटा एम्पलीट्यूड बनेगा, ये देखो। ठीक है, और ये कलर क्या होगा? ब्लैक कलर, समझ लो डार्क कलर होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो है माइनस ही माइनस है, बहुत कम एम्पलीट्यूड है। तो इसका मतलब अब आपको समझ लग रहा है व्हाई देयर इज अ ब्लैक हेयर एंड अ ब्राइट कलर हेयर। लग रही समझ? ओके बेटा, तो जैसे जैसे एक दूसरे के साथ टच करते हैं, जब एक का ऊपर वाला हिस्सा दूसरे वाले के ऊपर हिस्से के साथ एक ही स्पेस में मिलता है तो वो ऐड हो जाता है, और एक का नेगेटिव दूसरे वाले के नेगेटिव के साथ मिलता है तो वो ब्लैक कलर हो जाता है। लग रहा बेटा समझ अब? ओके डन। नाउ लेट मी शो द वीडियो अगेन। अब इसको ध्यान से देखने की कोशिश करना और एक चीज को समझना। ठीक है, लेट आई एम शोइंग द वीडियो अगेन। ओके, Principle of superposition of waves. To understand this concept of the आवाज आ रही बेटा? superposition, एक मिनट। interference of waves, the phenomena of the light which undergoes refraction and reflection can be explained by the two theories of light. They are the corpuscular and the wave theory of light.
But some of the other phenomena, such as interference and diffraction, can only be explained by the wave theory of light. We know that two or more wave motions travel in space at the same time. Sometimes these two wave motions combine and some physical effects take place. Interference is one such physical effect. When two or more waves cross each other in the same medium, they both interfere and an accident takes place. This accident is known as the interference of waves. Interference is the combined effects of the disturbance caused by each individual wave at the same place at the same time. This effect can be understood from the principle of superposition of waves. Principle of superposition of waves. To understand this concept of the superposition, let's understand some of the examples. When we drop a pin in a tank, we see some circular waves. When another pin is dropped, we see some more waves. These waves travel in the same tank, and at one time or another, they superimpose on each other. The resultant wave would have an amplitude which is the sum of the displacement due to the individual waves. The principle of superposition of waves states that when two or more waves traveling through the same medium simultaneously, the resultant displacement at any point is the vector sum of the displacement due to the individual waves. In our case, the pin is dropped in a ripple tank with two pins. If y1 is the displacement caused at a point due to the first source, and y2 is the displacement caused by the second source, then the overall displacement r at the point of interference would be given by r equals y1 plus y2. When both sources have the same amplitude, then y1 and y2 would be equal to y. When y1 is due the crest or trough, and y2 is also due a crest or trough, the resultant would be the maximum. And when y1 is due to a crest and y2 is due to a trough, or vice versa, the displacement would be minimum. When maximum displacement takes place, it's called constructive superposition. And when minimum displacement takes place, it's called the destructive superposition. In constructive displacement, a maximum displacement curve is produced. Thus, when constructive displacement occurs, the phase difference between the waves would be 0, or a multiple of 2. When minimum displacement occurs, waves superimpose destructively. The phase difference of the waves would be an odd integer multiple. Interference of waves. When superposition of waves occur, they can be destructive or constructive. This physical effort, observed as a result of the superposition of waves, is called interference. The physical effect of the superposition of waves from the source vibrating with the same frequency and amplitude is called the interference of waves. The physical effect is in the form of vibrations in the amplitude of the resultant wave in a given portion of the medium. Interference is a special case of superposition of waves, which originate from different sources but have the same amplitude and same frequency. लग गया बेटा समझ? कुछ समय लगा? हेलो? क्लियर हो गया सबको? दैट्स वेरी गुड. ये चीजें अच्छी लगती है आपको, हैं? समझ आ लो. एक छोटा सा फिर और चीज नमूना देख लो ताकि आपका क्लियर हो जाए. ध्यान से देखना इस चीज को, ध्यान से. जब पानी में आप दो कंकर फैलाओगे एक ही टाइम पे, जब वो पानी को टच करेंगे तो ये कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा. दिख रहा है आपको? दूर से ऐसा दिखेगा. ठीक है? तो दीज ऑल आर द पैटर्न्स ड्यू टू इंटरफेरेंस. समय लग गई बेटा? एक जगह दूसरी जगह इंटरफेयर करेंगे. ठीक है? अब ये समय लग गई. नाउ अभी जो ज्योतिका ने क्वेश्चन पूछा था शुरू में, हम उसको डिस्कस करते हैं. व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस के लिए हमें कौन-कौन सी कंडीशंस चाहिए होती हैं? For the sustained interference between two sources of light to be observed, there are two conditions which must be met. कौन-कौन सी कंडीशन है? एक कंडीशन है कि वो लाइट सोर्सेस जो होंगे should be coherent. कोहेरेंट का क्या मतलब होता है? सेम फेज में होने चाहिए, सेम पावर के होने चाहिए, सेम फेज में होने चाहिए. अगर एक वेव ये चल रही है
तो दूसरी वेव भी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए, सेम फेस में। अगर ये वेव ऐसे ना हो के इस तरह से हो जाएगी, तो क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या सुपरपोज़िशन। ठीक है? तो कोहेरेंट का क्या मतलब होता है? कांस्टेंट सेम फेज मेंटेन करना चाहिए। ये नहीं कि एक वेव ऐसे आ गई या दूसरी वेव छोटी आ गई है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। यस, मस्ट बी कोहेरेंट। ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। कोहेरेंट मतलब सेम फेज में ही होने चाहिए, नहीं तो वहाँ पे इंटरफेरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए मैंने बोला कि भाई अगर आप जैसे ज्योतिका ने पूछा कि अगर मैं पेपर लेती हूँ और उसमें 2 पिन्स करती हूँ, तो क्या आई विल सी द सेम पैटर्न? बेटा 2 चीज़ें होती हैं, एक तो वो कोहेरेंट होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो वो नहीं हो सकता, ठीक है? और जो दूसरे 2 लाइट सोर्स यूज़ कर रहे हो, उनकी सेम वेवलेंथ होनी चाहिए, ओके? तो वेवलेंथ क्या होती है, ये हम आज पढ़ेंगे शाम को जाके इसके आगे, इक्वल फ्रीक्वेंसी आल्सो यस, तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए क्योंकि अगर आइडेंटिकल वेवलेंथ है तो इट शुड हैव द आइडेंटिकल फ्रीक्वेंसी एज़ वेल। तो वेवलेंथ अगर सेम नहीं होएगी, अगर आप एक राइट को ब्लू के साथ जोड़ने की कोशिश करोगे, तो उनकी जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट है बेटा, ठीक है? तो तभी मैं बोलता हूँ कि एक जैसी लाइट ही यूज़ करनी आपको पड़ेगी, उसको बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक सोर्स, ठीक है? मोनोक्रोमैटिक सोर्स। मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्रोमैटिक का मतलब होता है इल्यूमिनेशन। तो एक ही लाइट सोर्स यूज़ करते हो, तो आपके पास ये वाला पैटर्न कुछ देखने को आपको दिखेगा। ठीक है जी? मोनोक्रोमैटिक है। ओके, डन? तो ये 2 कंडीशन यू शुड सैटिस्फाई बिफोर वी ऑब्जर्व दिस पैटर्न, ओके? और दूसरा होगा स्लिट साइज़, जैसे जो स्लिट साइज़ होता है, जैसे अगर ये मैं देखूँ, ठीक है? इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस जो है, वो भी इक्वल होना चाहिए आपका जो लाइट सोर्स है उसकी वेवलेंथ से। अगर ये इक्वल नहीं होता तो आपके पास परछाई बनेगी सिर्फ। ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है? प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्स किस तरह से बना सकते हो? कहते जी अगर आपके पास नहीं है, सोचो मेरे पास नहीं है कुछ मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, तो मैं क्या कर सकता हूँ देखो, जो मेरे पास लाइट है, ठीक है? पहले मैं क्या करूँगा, इस तरह से एक ही बाधा डाल दूँगा। ये मेरे पास टॉर्च है, ठीक है? टॉर्च से मेरी एक ही तरह की लाइट आ रही है, एक ही वेवलेंथ की लाइट आएगी ना उसमें, ठीक है ना? ठीक है? तो वो यहाँ पे पहले जाएगी, तो उसके बाद वो इस तरह से पैटर्न बनाएगी। बनाएगी ना अपना? बनाएगी ना? ठीक है? ओके? तो फर्स्ट स्लिट उसके बाद मैं 2 स्लिट्स रखूँगा यहाँ पे, तब आपके पास जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है? यस, इसमें यूजुअली लेज़र हम यूज़ करते हैं। लेज़र मैंने आपको पहले भी बताया था, लेज़र क्या होता है, ये सिंगल सोर्स होता है। रेड कलर की लाइट ही आती है उसमें और आप देखोगे वो दूर तक चले जाती है रेड कलर की लाइट, वो डिसअपीयर नहीं होती। जैसे अगर मैं टॉर्च रखता हूँ और एक तरफ लेज़र रखता हूँ, कौन दूर तक रहेगा? ठीक है ना? स्कैटर कम होगा। ऑफ कोर्स रेड कलर विल स्कैटर लेस, ठीक है ना? और जो कलर स्कैटर कम होता है वो दूर से विजिबल होता है, याद रखना, ये मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था, ठीक है ना? और अब वो याद रखो कि व्हाई हम रेड कलर की लाइट यूज करते हैं, जो रेड कलर की यूज करते हैं ट्रैफिक लाइट में, ट्रैफिक लाइट में और जो इमरजेंसी लाइट्स में, ब्रेकिंग लाइट्स में हम क्यों रेड कलर की यूज करते हैं? क्योंकि बेटा रेड कलर की लाइट दूर से विजिबल होती है, वो स्कैटर नहीं कम करती है। कौन सी स्कैटर ज्यादा करती है? ब्लू लाइट। यन डन यस, जो आपकी लाल बत्ती लगाई जाती है चाहे वो एम्बुलेंस पे या किसी और पे भी, तो वो रेड कलर की लगाई जाती है ताकि आपको दूर से इसके बारे में पता चल जाए। डन बेटा? तो लेजर भी एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट है, मैंने आपको पहले बताया था। मोनोक्रोमैटिक मतलब उसमें रेड कलर की लाइट ही आएगी। यस, एनर्जी ज्यादा होती है। यस, गुड। साउंड वेव आर बेसिकली जो अभी हम बात कर रहे थे लाइट वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, दे आर नॉट साउंड वेव्स सोफिया, दे आर डिफरेंट, दे आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। हम बात करेंगे इसकी भी आज ही। तो ये बना दिया हमने। अच्छा, यंग यंग एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था जिसने इसी की इंटरफेरेंस को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था।
उसने 1801 में क्या किया कि दो ऐसे ऐसे करके स्लिट्स बनाई, ठीक है ना, ये बन गया। ये देख लो, पहले सिंगल स्लिट आई ना, उसने क्या किया कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज कर रहा है, ठीक है ना। तो मोनोक्रोमेटिक के लिए उसको पहले क्या करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम लेजर होता नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि भाई एक स्लिट पहले रख दिया आगे, उससे लाइट सोर्स जैसे मैंने यहाँ पे रखा है वो जा रहा है लाइट सोर्स, आपको पता है कि यहाँ पे वो क्या बनाएगा, बेंडिंग ऑफ द लाइट होएगी, ठीक है। और जो फेज यहाँ पे है देखो S1 पे, वही फेज यहाँ पे है, तो ये सेम फेज की भी हो जाएंगी, सेम वेवलेंथ की हो जाएंगी, एक ही वेवलेंथ से बन रही है, तो ये क्या इंटरफेरेंस यहाँ पे होगा, यस देयर विल बी इंटरफेरेंस, ओके, क्योंकि S1 और S2 सेम कोहेरेंट लाइट सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हैं, और क्या है, सेम वेवलेंथ में, इसीलिए यहाँ पे आपके पास एक इस तरह का पैटर्न ऑब्जर्व करने को आपको दिखेगा। डन। ये यंग ने ऑब्जर्व किया था कि सिंगल मोनोक्रोमेटिक सोर्स से आप अगर लाइट लेके आओगे तो आपके पास ये पैटर्न देखने को आपको मिलेगा। डन। अब ये पता लगा क्यों सिंगल स्लिट डबल स्लिट, इसको बोलते हैं वन स्लिट, ये सेकंड स्लिट, ठीक है, तो इसको बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि 1801 की बात है बेटा, अभी लेजर डिस्कवर नहीं हुआ हमारे पास, तो मोनोक्रोमेटिक उसने कैसे बनाया, क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स कैसे बनाया उसने, एक पहले रख दिया पेपर, ठीक है, उसमें मोरी कर दी एक ही, तो उसके बाद जब दूसरी वही लाइट जब दो जगह पे डिफरेंट पहुंचेगी तो सेम वेवलेंथ में पहुंचेगी, ये याद रखना। यहाँ पे भी सेम वेवलेंथ है, S2 में भी सेम वेवलेंथ है, और इसीलिए हमारे पास ये वाला मिनिमम और मैक्सिमा का जो पैटर्न बनता है वो आपको देखने को मिलेगा। बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, ये आपको बता दिया व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव एंड व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव, दिस यू शुड नो, ये आपको पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। अब ये समय लग रहा है क्यों ऐसा ऐसा आपको क्यों देखने को मिल रहा है, डार्क लाइट डार्क, है ना, ठीक है ना, डार्क एंड लाइट ब्राइट पैटर्न्स। सिर्फ ये ब्लैक और वाइट नहीं होता, उसके उसको ऐसा देखने को मिला, जब साइंटिस्ट ने लेजर को लेके किया तब उनको ऐसा देखने को मिला, तो डिफरेंट कलर के पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। डन बेटा। अब इसको अगर मैं इसी चीज को मैं ग्राफ फॉर्म में देखूं तो कैसा होगा, देखो, जहां पे ब्राइट है, रेड कलर है, वहां पे मैक्सिमा है, जहां पे ये है वहां पे माइनस है, देखो ध्यान से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जहां जहां के ब्लैक है देखो वहां पे क्या है, लग रहा है समझ, लेट मी शो यू, लग रहा है बेटा बेटा, ओके गुड। तो किसी चीज को ना समझ लग रहा हो बेटा, थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि ये प्योर फिजिक्स है, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, सॉरी, जहां पे ब्राइट है वहां पे हाई है, जहां पे ब्लैक है वहां पे लो है, देखो, लग रहा है ना समझ अब। दिस इज नॉट अ डाउट बेटा, व्हाइट कैन अगर सिंगल क्रोमेटिक सोर्स से आएगा, व्हाइट लाइट में तो फ्रीक्वेंसी बहुत डिफरेंट होती है, आप खुद देख लो, ठीक है ना। तो पहले वो उसको सेम कोहेरेंट सोर्स में लाना पड़ेगा, वो कैसे करोगे आपने, जैसे यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, एक स्लिट में रख दी पहले, उसके बाद दूसरी में दो स्लिट्स कर दिए, सॉरी, तो इसको सीधा करो, हाँ, उसमें दो स्लिट रख दिए, तो जो लाइट रेज यहां से यहां पहुंच रही हैं, एक ही डिस्टेंस पे रखा ना उसने, वही लाइट रेज यहाँ पे यहाँ पहुंच रही हैं, ठीक है। तो आपके पास ये वाला अल्टरनेटिव ब्लैक लाइट, ब्लैक ब्लैक व्हाइट दूसरी तरफ आपको वेव पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है जी। मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए, सिंगल लाइट सोर्स होना चाहिए, ठीक है जी। यस, इसीलिए उसने डबल पैर किया ताकि वो कोहेरेंट बन जाए, ठीक है जी। डन। सो इसका और पैटर्न कहाँ पे हम यूज करते हैं, ये देखो, जब आप ये पैटर्न देखने को मिल रहा है ना, ये देखो अल्टरनेटिव ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, ये देखो ध्यान से यहाँ पे, तो अगर आप जैसे सोप रखते हो, तो सोप के सोप बबल्स को देखते हो ध्यान से, लाइट में देखते हो, तो आपको अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव ब्लैक और ये डिफरेंट कलर्स के दिखते हैं ना, ब्राइट और ब्लैक, ठीक है ना। तो दिस पैटर्न इज ड्यू टू, ये बबल जो होता है दैट में जो ये कलर दिखता है रेनबो पैटर्न, इसका कारण अब इसका कारण इंटरफेरेंस नहीं है, इसका कारण सॉरी रिफ्रैक्शन नहीं है,
ठीक है जी। इसका क्या कारण है? इंटरफेरेंस। ये ध्यान में रखना, ये पेपर में कभी पूछा जा सकता है। जैसे आपने रेनबो किया था ना, उसमें 7 कलर किए थे, हमने बोला था उसमें डाइफ्रैक्शन, सॉरी, उसमें डिस्पर्शन भी आता है, टोटल टर्नर रिफ्लेक्शन भी आता है और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी आता है, ठीक है ना। इसी तरह पे जब हम इंटरफेरेंस में बात करते हैं बेटा, तो उस यहाँ पे ये सो बबल्स में बन रहे हैं, तो इसका जो कारणवश है वो क्या है हमारे पास? क्या है? इंटरफेरेंस। डन। ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। इसी के कारणवश ही याद रखो और लिख भी लो कि जो मोर पंख फैलाते हैं, जैसे मौसम भादों का आता है, सावन का आता है, सॉरी, तो वो पंख फैला के ऐसे ऐसे नाचते हैं ना वो, तो आपको जो मोर पंख में दिखता है पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट कलर का, वो भी सेम पैटर्न होता है। और इसकी क्लासिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। इसका क्लासिकल एग्जांपल है आपका होलोग्राम। होलोग्राम देखा किसी ने? आपकी बुक्स जो ओरिजिनल खरीदते हो ना, उसमें अगर आप देखो एक ध्यान से, तो आपके पास होलोग्राम लगा होता है। कैसे? उसको अगर एक एंगल सोर्स ऑफ लाइट पे रखोगे तो कोई और पिक्चर बनेगी, एक में रखोगे तो सीधी पिक्चर बनेगी, ठीक है ना। लग रहा समझ अब? वो आपको पैटर्न बनाता है, होलोग्राम वाला जो पैटर्न बनता है आपके डिफरेंट सोर्स। अब आपको मिल गया संकेत आंसर? यस, इट कैन टेक प्लेस इन व्हाइट लाइट आल्सो। संकेत, डिड यू गेट इट? बट ओनली थिंग इज सिंगल मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट्स जब पड़ता है, और हम जब इस तरह से और इस तरह से कर रहे हैं, वी आर वेरिंग द साइज ऑफ दैट स्लिट। संकेत, है भी कि चला गया भाई? गुस्सा खा गया लगता है। चलो चलो, जाने दो उसको, काम पे गया होगा बेचारा। एनीवेज, आर यू गेटिंग दिस? चलो, चला गया तो चले जाने दो यार उसको, अपना क्या करना। चलो, आर यू गेटिंग दिस? ओके बेटा। तो मोर पंख में बेसिकली आपको क्या होता है, छोटे छोटे आपको ऐसे स्लाइड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, स्लिट्स। अगर मोर पंख को ध्यान से देखोगे ना, बड़े छोटे छोटे कणों से बना होता है वो, तो वो भी क्या करते हैं, इस तरह से स्लिट बनाते हैं वो, तभी आपको इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, ऐसे स्लिट्स, ठीक है। डन बेटा। वो क्वेश्चन ढूंढने गया होगा। वेरी गुड। ये रहने दो, न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट, ये हमारे सिलेबस से थोड़ा सा परे का है। नेक्स्ट हमने देखा है, ये हम ऑलरेडी देख के आए हैं, देखो डाइफ्रैक्शन वाला। डाइफ्रैक्शन का क्या मतलब है कि लाइट जैसे आती है, नॉर्मल तो लाइट को इसी तरह से वापस चले जाना चाहिए होता है, क्योंकि अगर हम लाइट मान के चलते हैं, सीधी सीधी लाइट रे आती है, तो सीधा सीधा भाई जहां पे ब्लॉक हो गया वो ब्लॉक हो जाएगा, ब्लैक आ जाएगा, और जहां से लाइट अंदर चलेगी वहां पे डार्क हो जाना चाहिए था, वहां पे ब्राइट हो जाना चाहिए था। बट ऐसा नहीं होता है, जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो लाइट इस तरह से जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्चुअल बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं हम इसको? एक्चुअल बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो अगर स्ट्रेट लाइन से जा रही होती लाइट तो ये लाइट ना होती, ठीक है ना। तो आपको ये चीज देखने को मिलती है। आपको अगर आप इस तरह से रखते हो तो आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है, देखो दिख रहा है, डाइफ्रैक्शन। ये डाइफ्रैक्शन है, जो बीच वाला है, ये वाला हिस्सा, ये सबसे ज्यादा ब्राइट होगा, और जितना जितना दूर जाई जाओगे यहां से यहां की तरफ, ठीक है ना, उतना उतना कम डार्क होता है। दिस इज द एक्चुअल बेंडिंग ऑफ द लाइट। लग रहा बेटा? ठीक है जी। डाइफ्रैक्शन हमने किया था, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं फिर से थ्रू अ वीडियो। अगर आपको वीडियो से समय लग जाता है तो मच बेटर बेटा, ठीक है। लेट मी शो यू अ वीडियो, एक मिनट, क्योंकि ये बेटा ज्यादा इजी टॉपिक्स हैं, जब ये अगर आप इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं मैं, अगर मैं आपको सिंपल पढ़ा के चले जाता हूं आपको कुछ नहीं समझ, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, देखो इसको, 2 मिनट किए जा रहे हैं। Diffraction of light आवाज आ रही है? waves through an aperture. In our earlier session, we have learnt about diffraction. Now let us learn
how the light waves get diffracted at an aperture. According to definition, the bending of a wave or its deviation from the original direction of propagation when it meets a small obstacle is called diffraction. The wavelength of the light waves is 5000 angstrom, which is very less compared to the wavelength of the water waves and sound waves, which are about few centimeters to meters. As the wavelength of the visible light is small, comparing to the wavelength of the incident waves. Hence, for experimental observation, diffraction of light waves needs small-sized obstacles. As we learnt earlier, according to rectilinear propagation of light, when light falls on the opaque object, geometrical shadows of small opaque objects should be formed. But as the obstacles are small, the light wave bends along the corners of the obstacles and slightly spread into shadows, and thus they are not sharply defined. In the case of monochromatic light, when the light wave is incident on the small object like hair or a sharp edge object like blade, due to the geometrical shadows are formed with dark and bright fringes. Thus, diffraction is defined as the bending of light waves around an obstacle whose dimensions is comparable to the wavelength of the incident light, and hence its spreading into the geometrical shadow. देखो एक मिनट, Light and hence ये देखो ये जो बन रहा है पैटर्न यहाँ पे ब्राइट बन रहा है, देखो ठीक है। जैसे जैसे दूर जाई जा रहा है ब्राइटनेस कम हो जा रही है, यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक हो गया। होना क्या चाहिए था कि सारा ही ब्लैक होना चाहिए था, जैसे जैसे दूर जा धीरे धीरे ब्लैक हो रहा है। देखो ये जो आपको एकदम से ब्लैकनेस नहीं दिखती है, दिस इज ड्यू टू डाइफ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम ब्राइटनेस है, जैसे जैसे दूर जा रहे हो वैसे वैसे ब्राइटनेस कम होती जा रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, यूट्यूब वालों डन, लग गया समझ? ठीक है जी, यूट्यूब वालों हेलो, हाँ ना बोल दिया करो कुछ। ओके सो गुड, चलो नाउ वी मूव ऑन टू व्हाट आर दिस इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है जी, तो ये कर लिया हमने, फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन रहने दो। हाँ देखो, अगर हम समुद्र की वेव को लेके चलते हैं ये वाले एग्जांपल में, ठीक है, तो समुद्र की ये भी तो डाइफ्रैक्शन है। ये देखो, सोचो ये हवा, ये उसकी लहरें आ रही हैं पानी की, ठीक है ना, तो ये छोटा सा स्लिट नहीं है, तो मतलब ये जैसे जैसे बना रहा है, देखो ऐसे करके ही तो आती हैं आपके पास लाइट रेस, ठीक है ना, लग रहा समझ बेटा? ओके, तो ये एग्जांपल है एक डाइफ्रैक्शन पे, पर बहुत बड़े स्केल पे है ये, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास फिनोमिना आता है और इसके हम फायदे भी करेंगे अभी, ठीक है। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का क्या मतलब है कि जब लाइट देखते हैं, लाइट को देखोगे, लाइट को आप डिस्क्राइब करोगे, तो ऐसा नहीं कि एक साइड को जा रही है, हर तरफ इसका जो है ये देखो, हर तरफ को ये बेंड होती है, हर तरफ से आ रही है। हम बोलते हैं कि हर तरफ को लाइट रेस आती है, सिर्फ एक लाइट, अगर आप बल्ब को देखो, बल्ब की एग्जांपल, बल्ब में देखते हो हर तरफ लाइट रे जा रही है, ठीक है ना, तभी तो आप इसको देख पाते हो। और कभी आपने जब वो पुराने बल्ब देखे होंगे जो वो येलो कलर के 10 रुपए वाले बल्ब आते होते थे, याद है, 10-20 रुपए वाले, तो वो गर्म बड़ा कर देते थे। आप ऊपर छत के ऊपर देखते थे, जहां पे छत के साथ में लगाते थे आप, तो ब्लैक ब्लैक हो जाता था, फिलामेंट वाले। यस यस यस, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है कि वो लाइट हर तरफ को आ रही है, ठीक है ना, हर तरफ को आ रही है, और जितनी लाइट को फैल रही है, उतना स्प्रेड हो रही है, उतना लाइट की स्कैटरिंग भी ज्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए अगर सोचो, जैसे अभी मैं कमरे में बैठा हूं, मेरे पास 6 बल्ब चल रहे हैं,
ठीक है ना। तो लाइट रे आपको जो कंट्रास्ट पड़ रहा होगा, जो आपको पिक्चर क्वालिटी आएगी वो बेटर आएगी। अगर इन सबको छोड़ के मैं सिर्फ एक बल्ब का यूज करूं, ठीक है, वो भी 100 वाट वाले का, सिर्फ एक बल्ब, तो क्या सेम क्लैरिटी और सेम कंट्रास्ट आएगा, आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा बेटा? क्योंकि बिकॉज लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लाइट की जो कंट्रास्ट देने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, है ना। इसलिए इसलिए जो वेडिंग फोटोग्राफर्स होते हैं या जो भी आप कोई ओकेजन करते हो, आप फोटोग्राफर बुलाते हो, वो छतरी लेके आता है, याद है? छतरी में वो ताकि इसीलिए डालता है। यस गुलशन कुमार। Vibrations occur in a single plane. In the image above, you can see that the linearly polarized waves are on only one plane. The process of transforming unpolarized into a polarized. Yes, yes, yes. This is the definition. But हमें क्या चाहिए? देखो, अगर मेरे को अच्छी सी फोटो खींचनी है तो मेरे पास अप्रोप्रिएट लाइट रे होनी चाहिए, ठीक है, और वो हमारे पास एक ही प्लेन में हो तो सबसे ज्यादा बढ़िया। क्योंकि अगर एक ही प्लेन में होएगी, सपोज ये ही प्लेन में है जिसमें आप खड़े हो और जिसमें आपको फोटो खींचनी है, इसी प्लेन में आप चाहते हो कि जो लाइट रे बाकी जगह पे जा रही है वो हमारे से दूर हो जाए, या वो मेरे कैमरे में ना आए, या वो मेरी पिक्चर क्वालिटी में ना आए, ठीक है ना। तो हम उसको बोलते हैं कि लाइट को हमने क्या कर दिया, पोलराइजेशन कर दी उसकी, ठीक है। तो हमारे पास अगर सिर्फ एक ही केंद्र बिंदु आता है, सारे ना छोड़ के एक ही केंद्र बिंदु आता है हमारे पास, तो हम उसको बोलते हैं, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे और एक ही केंद्र बिंदु आएगा हमारे पास, एक ही वेवलेंथ से आएगा, तो हम उसको बोलेंगे पोलराइजेशन ऑफ द लाइट, ठीक है। A light is said to be a wave is linearly polarized if the resultant electric field vibrates in the same direction at all the times at a particular point. ठीक है, अगर एक ही डायरेक्शन में लाइट रे मूव करेगी तो हमारे पास जो पिक्चर की क्वालिटी आएगी वो बेटा जबरदस्त की क्वालिटी आएगी उसकी, ठीक है ना। अब देखो, ध्यान से देखना, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं पोलराइज की और नॉन पोलराइज की। पहले आप देख लो होता क्या प्रोसेस, हम फिर उसके बाद पिक्चर देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो अनपोलराइज लाइट है। अनपोलराइज का मतलब क्या होता है कि हर डायरेक्शन में मूव करती है। तो ये वाली डायरेक्शन, ये वाली लाइट कौन सी थी? अनपोलराइज लाइट। इसको मेरे को साफ करने दो। तो ये वाली लाइट कौन सी थी हमारे पास? अनपोलराइज। तो हर डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, इसे हमें दिख तो रही है पर उतनी क्लैरिटी से नहीं दिख रही अगर मैं इसकी फोटो खींचूंगा। तो मैंने क्या किया, अनपोलराइज लेयर है, फिर मैं एक सब्सटेंस डालता हूं यहाँ पे, एक चीज, एक ऐसा शीशा रखता हूं जो कि जिसको बोलते हैं पोलराइज है। अभी ये मतलब इसका क्या काम है? इसका काम है जो हमें लाइट जिस डायरेक्शन में भी चाहिए उसी को अंदर जाने देना है, बाकियों को इसने कैंसिल करना है, ठीक है। तो हमें पॉजिटिव वाला चाहिए था तो हमने वो रख दिया, हमने ऊपर से नीचे वाला चाहिए था, हम वही वही अंदर जा रहा है, देखो, ठीक है। उसके बाद एक और है, इसी के 90 डिग्री पे एक और रखा हुआ है ताकि वही जाए जो हमें लिटरली चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो ये होता है पोलराइजेशन का कंसेप्ट। अब इसको ध्यान से देखो यार, इसको भी देखो, लग रहा है समझ? तो ये जैसे पोलराइज अनपोलराइज राइट आई, इसके ऊपर पड़ी, एक ही डायरेक्शन में मूव हो रही है, ठीक है। ये ध्यान से देखो जरा, ये फोटो देखो मैंने नॉर्मल फोटो से खींची है। जो नेक्स्ट वाली फोटो होगी आपकी, वो देखो कितना वही उसी चीज की खींची है, बट इसमें वो क्लैरिटी देखो, फर्स्ट वाले में, ए वाले में क्लैरिटी ज्यादा है या बी वाले में क्लैरिटी ज्यादा है, ठीक है ना। तो यही आपका यूज होता है पोलराइजेशन में, और यही आपका यूज होता है एलसीडी में। और एक आपने चश्मे भी देखे होंगे, याद है? चश्मे देखे होंगे, जब आप सनलाइट में जाते हो तो वो डार्क हो जाते हैं शायद, और नॉर्मल रहते हो तो वो कलर चेंज कर लेते हैं अपने। कलर चेंज करने वाले पोलराइज जिसको बोलते हैं, देखा आपने कभी वो चश्मे जो होते हैं, चश्मे होते हैं जिस जो कलर चेंज करते हैं अपना। जैसे धूप में चले जाते हो, कलर चेंज कुछ और हो जाता है, जैसे बाद में आते हो, नॉर्मल कमरे में बैठते हो, हाँ यस यस, देखा ना। तो देखना नहीं तो अगर नहीं तो हमने क्या किया ये देखो उसी, ये जो है इसको पोलराइज कर लिया। पोलराइज का मतलब वो होता है बेटा कि भाई जब लाइट रे आपके ऊपर पड़ेगी तो सिर्फ जो आपको चाहिए, यस, ताकि धूप ना पड़े आई, वेरी गुड,
तो ये वाली लाइट रे हम उसको बोलते हैं हम पोलराइज कर लिया। आपका जो एलसीडी लगा हुआ है वो भी जो पिक्चर क्वालिटी आपको एचडी में देता है, एचडी बोलते हैं ना, फुल एचडी, और वो वाले आपके पास मोड होते हैं एलसीडी के, तो वो जो आपको पिक्चर देता है हाई क्वालिटी 720 पिक्सल की, वो इसीलिए दे पाता है बेटा क्योंकि वो उस पे पोलराइजेशन का कंसेप्ट लगा होता है। ठीक है जी, 4K वॉइस, यस यस, दीज ऑल आर द सेम। ठीक है, चले आगे। तो अगर लाइट रे आ रही है, ये देखो हर डायरेक्शन में आ रही है, एक को हमने छाननी में डाल दिया, एक ऐसी छाननी, पोलराइजेशन का जो पोलराइजर है उसको एक ऐसी छाननी बोलो जो एक ही तरफ से लाइट रे जाने दे रहा है, दूसरी तरफ से नहीं। ठीक है जी, तो इससे क्या फर्क पड़ता है बेटा, आपका कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो बहुत फर्क पड़ता है। व्हाट इज कॉन्ट्रास्ट? आपने देखा होगा कि जो एलईडी है इसका कॉन्ट्रास्ट और भी बेहतर होता है एलसीडी से, और ओलेड का इससे बेटर है, एमोलेड का सबसे बेटर है। ठीक है ना, जो आजकल टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें आप देखना एक तरफ एलसीडी लगा होगा, एक तरफ एलईडी लगा होगा। ठीक है ना, तो आप देखते हैं कि पर रेशियो पिक्चर्स की 720 पिक्सल या 1080 पिक्सल या 90 पिक्सल, तो वो क्या होता है, क्लैरिटी ऑफ पिक्चर होती है ना, तो क्लैरिटी उतना कंट्रास्ट बेटर होगा। ठीक है ना, वो ब्लैक कलर को आपको और अच्छे से कलर और रियल लगेगा, आपको लगेगा मैं सामने बैठ के देख रहा हूँ बंदों को। ठीक है ना, तो आप अगर कोई पिक्चर देख रहे हो जिसमें बहुत सारा वो गाना चल रहा है, क्या कहते हैं, डोला रे डोला रे डोला, है ना, वो पिक्चर देख रहे हो, देवदास देख रहे हो, उसमें जो कलर वाइब्रेशंस आते हो, कितने ज्यादा वाइब्रेटर कलर्स वहां पे डाले हुए हैं, किसी जितना ज्यादा उसको इंप्रूव करा। तो अगर वो एसडी क्वालिटी में देखोगे, एसडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्वालिटी में देखोगे, वो होती है नॉर्मल 480 पिक्सल की, वो इतना अच्छा आपको दिखेगा नहीं। और वही आपको 1080 पिक्सल में देखोगे ना, वो मूवी आपको देखेगा यार क्या मजा आता है, मूवी देखने का भी मजा। इसीलिए यू गो टू मूवी थिएटर टू वॉच ए मूवी, ताकि उसकी पिक्सल बहुत हाई होते हैं। ठीक है ना, चले आगे। यस, 242 1080 पिक्सल, यस, लग गया बेटा समझ आपको। चले आगे। तो पोलराइजेशन का ये महत्व बहुत जरूर होता है, सॉरी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब देखते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट का क्या यूज होता है। सनग्लासेस में यूज करते हैं, मैं आपको पहले बताया था। ठीक है, ओके, टू प्रोटेक्ट अवर आईज फ्रॉम द सन ग्लेयर। एक जो हेडलाइट भी अब आ गया ना, जो अच्छी अच्छी पे आते हैं, ठीक है ना, तो अच्छी अच्छी जो कारें होती है उसकी हेडलाइट पे भी लगाया जाता है। ठीक है, तो ग्लेयर ना आए उसका, हाई बीम ज्यादा पे उसके आपके आंखों में ना पड़े। ठीक है, होलोग्राफी में पोलराइजेशन का ही यूज करते हैं। ठीक है जी, होलोग्राफी में भी। तो दीज ऑल आर पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, जो ऑयल पेंटिंग हम करते हैं उसमें भी सेम कुछ सेम पोलराइजेशन का यूज होता है। ये देख लो, एलसीडी में भी यूज करते हैं, मैंने बोला था आपको। ठीक है, सीडी प्लेयर्स में नहीं देखते थे तुम लोग, जब सीडी प्लेयर्स को इस तरह से करते थे, ब्लू लाइट वहां पे निकलती होती थी, है ना, ओके, तो वो भी सीडी प्लेयर आप अगर देखते हो तो उसमें भी यही इस पोलराइजेशन ही एक्सप्लेन करती है सारे के सारे कंसेप्ट। ओके बेटा, चले आगे। ये स्लाइड जरूर देख लेना एक बार। मैंने बोला था मिराजेस को जैसे फिनोमिना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे जो है आपका, ये चीजें पढ़ लेना कि क्या चीजें होती हैं। ठीक है, रेनबो को कौन चीजें एक्सप्लेन करती हैं, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखना रह गया था। रिफ्लेक्शन लिखिए, लेकिन कौन सी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन प्लस कौन सा है इसमें, डिस्पर्शन तो आएगी आएगी तभी तो 7 कलर में जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आप नेट में डाल के देख लेना कि बेटा ये कहाँ कहाँ पे है, कि क्या होती है, नेट पे डाल के देखना। क्रीपस्कुलर रेस और इमेजेस जो आती हैं वो अपने दिमाग में रखना। क्रीपस्कुलर रेस किसको बोलते हैं, ऑयल सिलिक्स जब बनता है उसको इंटरफेरेंस पैटर्न अभी हमने देख के आए थे। सो बबल्स भी इंटरफेरेंस पैटर्न को एक्सप्लेन करते हैं। जो मोर है जब वो नाचते हैं उनका जो डिफरेंट कलर्स होता है वो भी आपको इंटरफेरेंस से ही पता चलता है। ग्लोरीज क्या होती हैं और स्कैटरिंग कैसे करता है, ये आपका काम है ढूंढना। मैंने स्लाइड दे दिया, नेट पे जाओ, गूगल पे सर्च मारो और इमेजेस पे जाओ, इमेजेस पे जाके देखो कितना ज्यादा कुछ आपको दिखता है उसमें, तब आपकी क्लैरिटी रखोगे। ठीक है जी, सो वी हैव डन। यस, कोरोना, कोरोना वही अपना वाला कोरोना नहीं है, एक और भी कोरोना आते हैं, हेलोज आते हैं। ठीक है, आप नेट पे सर्च मार के देखो, आपको दिखेगा उसका क्या फर्क होता है। ठीक है, चलो लेट्स डू सम क्वेश्चंस नाउ एंड देन वी विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। पढ़ो ये क्वेश्चंस।
और मेरे को आंसर दो। क्या आंसर है इसका? ए, बी, सी या डी? ओके, ए या सी में कंफ्यूजन आपका? कोई बंदा डी नहीं बोल रहा या बी नहीं बोल रहा? बी वाले भी आ रहे हैं अब कुछ। वेरी गुड। और क्या है आंसर इसका? आंसर इज सी। वाई? रीजन लिखा हुआ, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आंसर इसका क्यों सी है बेटा? देखो, हमेशा गो फॉर वो ऑप्शन जहां पे एक्सप्लेनेशन ज्यादा दी हो, ये चीज ट्रू है। बट आगे वाली ऑप्शंस देखो, ये तो गलत है। विस्कोसिटी का, विस्कोसिटी का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं कि अगर एक बंदा जो है वो पानी में अपने पांव लटका के बैठा है, अपनी टांगे लटका के बैठा है, तो उसको अपनी टांगे बेंड हुई नजर आती है ना, ऐसे लगता है कि वो आगे पीछे मूव कर रही है, ठीक है ना, चाहे वो स्थिर बैठा हो। तो ऐसा क्यों है बेटा? ये मैं बेसिकली आपको पूछ रहा हूँ रिफ्रैक्शन के बारे में। याद है, क्वेश्चन इज बेसिकली अबाउट रिफ्रैक्शन। अब आपको क्या करना है, रिफ्रैक्शन की जो सही ऑप्शन सबसे सही लगती है वो ढूंढ है। अभी हम इसको एलिमिनेट नहीं कर रहे, एलिमिनेशन स्ट्रेटेजीज का यूज करो। नेक्स्ट चलो। बिकॉज लाइट चेंजेस डायरेक्शन एज इट पासिस इनटू एयर। इनटू को एयर मतलब पहले कहां पे है? वाटर, फिर कहां पे चलेगी? एयर में। चलो ये भी ठीक लग रहा है, अभी हम इसको छेड़ते नहीं है। ये दो ऑप्शन है हमारे पास अभी, ठीक है। लेट्स गो फॉर डी। डी में देखा कि बिकॉज लाइट स्प्रेड करती है एज इट पासिस फ्रॉम एयर टू वाटर। नहीं, यहाँ पे अगर बेंड करते होते तो हम सोच पाते। तो हर एक चीज जो लिखी होती है उसका मतलब होता है कोई लिखने का। तो यहाँ पे स्प्रेड लिखा हुआ है, इसलिए हम स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं, मतलब इस यहाँ पे स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन वैसे गलत है। अब आपके पास बचता है ऑप्शन ए और सी। इसमें से कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है? ठीक है ना। ये बता रहा है कि सिर्फ वाटर डेंसर है और एयर डेंसर नहीं है। ये नहीं बता रहा कि यहाँ पे ऑप्टिकली डेंसर है कि नहीं है। अगर यहाँ पे ऑप्टिकली डेंसर लिखा होता तो ये ट्रू आंसर होता। तो आपके पास अगर एलिमिनेट करते हो तो आंसर बनता है सी। वाई? मैंने बोला था जहां पे ऑब्जेक्ट रखा होता है वहां से लाइट रे आती। तो ये क्या बोल रहा है? बिकॉज लाइट चेंजेस डायरेक्शन एज इट पासिस फ्रॉम वाटर टू एयर। लिखा, ठीक है ना। तो आंसर बिकम्स सी। एवरीबॉडी गॉट इट? यूट्यूब वालों, इसको साफ करने दो, इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। यूट्यूब वालों, समय लग रहा है बेटा? गुड, 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 ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन करो फिर। What happens when the light travels from a region of high index of refraction to a region of low index of refraction, strikes the boundary at an angle greater than the critical angle? तो अब ये कुछ नहीं किया गया, बस हवाई बात की गई है। बेसिकली पूछा गया आपको अबाउट, किसके बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे? ध्यान से पढ़ो, ऑप्शंस में धांधली की गई है, नजरों का धोखा होगा वहां पे। करीमा सेठी सेज इट्स ए। व्हाट एल्स? क्रिटिकल एंगल के बारे में पूछा गया है, ये तो ऊपर ही लिख दिया मैंने, बट कौन सा कंसेप्ट पूछा गया यहाँ पे? मीनू सागर जी बोल रहे हैं डी। कमल ए। यस, कमल, कोमल, कोमल ने सही बोला है। यहाँ पे बात हो रही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ओके, गुड। कुछ लोग सी वाले भी आ गए हैं। श्रेया, क्या बात होगी भाई? सारे आंसर दे ले, कोई बी बंदा भी बोल ले फिर।
क्यों छोड़ना बी को भी? बी वाला कोई दिख ही नहीं रहा यार। चलो, लेट अस एक्सप्लेन, लेट मी एक्सप्लेन। बस सारे हो गए, ए बी सी डी हो गया, बी नहीं हुआ बस। यहाँ पे कर रहे हैं लोग, यूट्यूब में लिख रहे हैं बी, बी बी। चलो आगे चलो। देखो भैया, यहाँ पे बात हो रही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। और व्हाट इज द कंडीशन रिक्वायर फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? मैंने आपको बताया था क्या क्या चीजें होनी चाहिए। लाइट रे कहां से कहां को मूव होनी चाहिए। ये छोड़ो, ए बी सी डी छोड़ो, ये बात बताओ मेरे को, जब मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं तो लाइट रे कहां से कहां तक जानी चाहिए, कौन से मीडिया से कौन से मीडिया में जानी चाहिए, ये बताओ। यस सुमन, वेरी गुड। हाई टू लो, करीमा सेठी इज राइट एंड सुमन इज आल्सो राइट। यस, ए टू डी नहीं बेटा, ए टू डी क्या होती है? हायर टू, हाँ, हायर टू रिफ्रैक्टिव ऑफ लोअर। तो बेसिकली मैं बोलता हूं कि भाई डेंसर टू रेयरर जानी चाहिए, ठीक है। या हम इसको और अच्छे से रिफाइन करें तो डेंसर का क्या मतलब होता है? हायर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसकी इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन हाई होएगी, टू जिसकी इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन लो होगी, ठीक है ना? ओके, हाई टू लो जानी चाहिए, डेंसर टू रेयरर जानी चाहिए, ये तो सबको पता। तो जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो चुकी है एक बार, तो लाइट रे किस मीडियम में रहती है? डेंसर में या हायर में, ये बताओ। आंसर इज डी और ए? अभी भी गलत हो। यस, डेंसर में रहती है। तो डेंसर वाला कौन सा ऑप्शन बनता है, ये देख लो। अब आप खुद ही देखो कौन सा ऑप्शन बनता है। खुद अभी भी बलजीत कौर बोल रही है डी, अरविंद बोल रहा है डी। वाई बेटा डी? खुद देखो डेंसर कौन सी है इनमें से, डेंसर कौन सी है। कोई बंदा सी भी बोल रहा है यार, अभी हद होगी भाई। आंसर ए और डी में है, ठीक है। क्यों? क्यों ए और डी में है? बाकी ऑप्शंस देखो, इसको एलिमिनेट करो। द रिफ्रैक्टेड रे लाइज अलोंग द बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया। एक मिनट मेरे को क्वेश्चन पढ़ने दो। व्हाट हैपेंस व्हेन द लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन टू ए रीजन ऑफ लोअर इंडेक्स ऑफ स्ट्राइक ए बाउंड्री एट एंगल ग्रेटर देन, बोला है। ये देखो, ये ऑप्शन आप किसी ने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि जब मैंने बोला था क्रिटिकल एंगल के ऊपर एंगल होगा तो वो लाइट रे उसी मीडियम में रह जाएगी। इसी का तो नाम रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में होती है बेटा, समझ रहे हो? तो डेंसर मीडिया से जा रही है तो डेंसर मीडिया में ही मुड़ रही है। लग रही है बेटा समझ? ओके, डन। तो इसमें ये ऑप्शन हो जाता है हमारा गलत। अगर ग्रेटर देन ना होता या सेम होता तो ये ऑप्शन था सही। अगर ये सिंपल लिखा जाता स्ट्राइक्स द बाउंड्री एट क्रिटिकल एंगल, नॉट ग्रेटर देन बट क्रिटिकल एंगल, फिर ये ऑप्शन बी इसका आंसर बनता। क्योंकि ये ग्रेटर देन है तो ये ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब क्रिटिकल एंगल के ऊपर चलेगी तो वो तो रिफ्लेक्टेड होगी, रिफ्रैक्शन तो होगी नहीं उसकी, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो बी और सी एलिमिनेट कर दिया। मतलब अब आपको पता है कि रिफ्लेक्शन हो रही है तो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, तो मतलब क्या है कि वो जो लाइट रे है वो कहां की तरफ जाएगी? डेंसर की तरफ जाएगी या रेयरर की तरफ? तो इसका मतलब होता है डेंसर और इसका मतलब होता है रेयरर। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट नाउ? तो व्हाट, अभी भी डी आंसर दे रहे हो यार? दैट्स, मैं नहीं इसके ज्यादा समझा सकता। द आंसर इज दिस। ओके, डी इज इक्वल टू डेंसर। ओके ओके ओके, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। अब ये बताओ, द आंसर इज डी। एम्पलीट्यूड चेंज होता है? देखो, एक तो नहीं होता बिल्कुल कुछ भी चेंज, ये मैंने आपको करवाया था, ठीक है। और बेंडिंग का लाइट जब रिफ्रैक्शन होती है तो आपको बताया था बेंडिंग होती है लाइट की, तो स्पीड तो चेंज होती होती है, मैंने आपको पहले बताया था जिसके ऊपर। और डायरेक्शन भी चेंज होती है, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या बनता है? ए। इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं, ठीक है। ये बताओ,
आंसर क्या है इसका? ये द आंसर इज सी, रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये नहीं होता। मैंने देखो क्या लिखा ऊपर, चेंजेस इन द विंड स्पीड एंड टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा एयर का, तो मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं, नीचे वो वहां पे नहीं लिखा होता। ये देखो, ये पहली स्लाइड है, इतना तो सियाना हूं मैं यार, ऐसी मत बात करो यार। ये देखो, ये क्वेश्चन दिया था आपको मैंने, आंसर सी मैंने अब लिखा है, ये तो मैंने लिखा है अभी नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो चेंजेस इन द विंड स्पीड और टेम्परेचर, जब टेम्परेचर चेंज होगा आपका यहाँ पे एयर का, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ बताया था एक डेंसर लेयर बन जाएगी, एक रेयर बन जाएगी। तो विल व्हाट विल हैपन? बेसिकली रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन विल हैपन। ओके, यही ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। अब तो आंसर आ जाना चाहिए। व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? सारे ऑप्शन पढ़ो और एलिमिनेट करना सीखो। डन? लग गई समझ? गुड गुड गुड। अब ये बताओ, डन है सबका? डी है? कोई और तो नहीं आ रहा है? कोई बी वाला भी आ रहा है आंसर? ध्यान से देखो, बी हो सकता है इसका आंसर। द आंसर इज डी, डिस्पर्शन। ये नहीं एक्सप्लेन करूंगा इसका आंसर। लग गया? इसका भी तो आंसर सब में सेम होना चाहिए। देखो, लग रहा है ये समझ? यस, आंसर इज डी। ये तो समझ लग रहा है ना? चलो आगे करो फिर। ये करो। यस 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 करेंगे। डन? यूट्यूब वाला समय लग रहा है बेटा? ओके, तो अब हमारा ये टॉपिक आंसर ये कर लिया ना इसका। द क्रिटिकल एंगल ऑफ द टॉर्नेडो occurs when the incident ray of last phase is, इंसिडेंट रे क्या है? आंसर इज ए और बी? आंसर इज ए, रिफ्रैक्टेड। जो इंसिडेंट रे है, अगर वो रिफ्रैक्टेड होती है 90 डिग्री टू द नॉर्मल, याद है जब हमने ये देखा था कि लाइट रे जो पड़ रही है, जब वो यहां से आ रही है और इधर को रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इधर को 90 डिग्री में, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। तब वो हो जाती है टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट। उसके बाद आंसर इज ए। ओके, नाउ दिस सम्स अप आवर ऑप्टिक्स। ये बहुत बड़ा ऑप्टिक्स का जो खत्म हो गया आज चैप्टर। आज हम एक और टॉपिक करने जा रहे हैं, बस 10 मिनट और फिर हम करेंगे, लेट मी शो यू। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं करने जा रहे, हम सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस करने जा रहे हैं बेटा। ठीक है,
ये तो इंडक्शन आ गया। एक मिनट। तो हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हमारे पास होती हैं, ये होती हैं विद्युत किरणें। अरे बेटा, एक दिन तो क्लास होती है यार, 2 दिन, उसके बाद मैं 1 दिन छुट्टी करता हूँ, फिर 2 दिन क्लास लेता हूँ, उसमें भी आपके बहाने नहीं खत्म होते। नहीं करना आप मत करो बेटा, मेरे को सिलेबस खत्म करना है, आगे बहुत स्लो चल रहा है। यू कैन लीव द क्लास। नहीं, आज कराओ, कौन सी क्लास है? ओके, आज नहीं है इकोनॉमी की। अगर आप मैसेज आया होता तो आपको पता चल जाता। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बाद पढ़ने बाद जा रहे हैं हम। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिकसिटी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक विद्युत किरणें जो होती है आपके पास, हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। एक क्वेश्चन जो मैं आपको ये बता रहा हूँ पहले कि भाई, जैसे हमारे पास लाइट का करैक्टर क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, ड्यूल करैक्टर होता है। बोथ वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये हम सारा कुछ करके आए हैं। लेकिन बहुत सारा जो साइंटिस्ट थे वो ये समझना चाहते थे कि जो लाइट रे आ रही है, जो सूरज से हमारी तरफ किरणें आ रही हैं, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो उन्होंने बोला था, वो किस तरह की किरणें हैं, वो किस तरह का है, उनका उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना चाह रहे थे वो। ठीक है, तो उन्होंने एक स्केल बनाया। आपको एक बात बताई थी मैंने कि भाई, एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, इनमें कंपोनेंट दोनों होते हैं। लेट मी शो यू, पहले इसको बात एक्सप्लेन कर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स परपेंडिकुलर वेव्स होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों होते हैं, तभी इसको बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रेडिएशंस। यहाँ पे वर्ड आपने रेडिएशन पढ़ा, इसका क्या संदर्भ है, क्या मतलब है, कोई बताए मेरे को। वैक्यूम, बहुत बढ़िया, ये सारी गुड, वेरी गुड। तो जो रेडिएशन का क्या मतलब है, दे कैन ट्रेवल थ्रू एम्प्टी स्पेस एंड थ्रू मैटर एज वेल। ठीक है, इनको मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता। ट्रांसफर दे कैन मूव फ्रॉम ट्रांसफर दे कैन ट्रांसफर फ्रॉम वैक्यूम आल्सो। ठीक है जी, ओके, ठीक है जी। तो ये कब प्रोड्यूस होती है, जब देयर इज इलेक्ट्रिसिटी वाइब्रेट होती है, जब इलेक्ट्रिक चार्ज वाइब्रेट होता है, ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट होता है बहुत तेजी से, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बनाता है सन के अंदर। इस प्रोसेस को वी कॉल दैट एज न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस, फ्यूजन रिएक्शन, सॉरी, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस जो सन के अंदर चल रहे हैं। ठीक है ना, उसके कारण बहुत ज्यादा एनर्जी बनती है और उसके कारण इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा वाइब्रेट होते हैं और उसके कारण हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बनती हैं। ठीक है जी। अब आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि सर, आपने बोला कि परपेंडिकुलर वेव्स होती है, इसका क्या मतलब है? ये देखो, अगर मैं दो चीजें देख रहा हूं तो ये देखो, इस तरफ को भी एक रिमूव, इस तरफ को भी जा रही है, और जो दूसरी वेव है ब्लू वाली के बाद में रेड वाली, वो कुछ इसके 90 डिग्री में चल रही है, ऐसे करके 90 डिग्री में है। ये देखो, ये ऊपर को है, ये इस तरफ को है, ऊपर को, इस तरफ को, ऊपर को, सॉरी इस तरफ को, लग गई समझ? 90 डिग्री पे मूव करती हैं एक दूसरे के, तभी इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। कैसे बनती है ये आपको मैंने बता दिया, ये याद रखना है। परपेंडिकुलर वेव्स होती हैं, कैसे बनती हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज वाइब्रेट्स एंड एक्सेलरेट्स एंड कैन ट्रेवल थ्रू एम्प्टी स्पेस। हमने भी यहाँ पे बना के देखी हुई है, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो दिन में। ठीक है जी, इनको बनाने का एक ही चीज होता है, जैसे आप ये यूज नहीं करते हो गामा रेडिएशंस, हम यूज करते हैं, ठीक है, गामा रेडिएशन यूज करते हैं। वो उसमें क्या करते हैं हम, बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है आपको, उसी से ही, उसके चार्ज के एक्सेलरेट को करने से ही हम बना सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है इसमें। ठीक है, यस, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, और जब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। इस तरह से वेव करैक्टर होता है इसका। ये वेव क्यों बोला मैंने, ये इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। व्हाई आई कॉल दैट वेव। अगर आप समुद्र में जाते हो, ठीक है, तो सोचो आप यहाँ पे खड़े हो,
यू आर स्टैंडिंग हियर, ठीक है। ये सतह समुद्र के ऊपर वाली सतह, मतलब यहाँ पे समुद्र के ऊपर सतह है, इसी के लेवल पे होगी सतह आपको जो दिख रही है, पानी की सरफेस, है ना। तो आपने क्या देखा कि एक लहर ऐसे आ रही है, ठीक है, फिर पता नहीं, फिर ऐसे आ रही है, और फिर आपके पास आती है, फिर आपके पास आती है, कहने मतलब आपकी पैरों को टच कर रही है ये वेव, समझ रहे हो आप, क्योंकि आप खड़े हो, उस सतह पे खड़े हो, पानी की सतह के ऊपर देख रहे हो, तो आपको सिर्फ ये दिख रहा है, समझ रहे हो, ये दिख रहा है। जब आपके पैरों को टच करके फिर वापस रे नहीं चली जाती इस तरह से, इसी तरफ को वापस चले जाती है, फिर आती है, थोड़ी देर बाद फिर चली जाती है। ये आपने देखा होगा जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, जहाँ पे वेव्स की फॉर्मेशन होती है। लेकिन फिजिक्स क्या बोलती है, जितना ऊपर है भाई उतना ही नीचे को है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे को है, ठीक है। इसी कारण वश आपका जो है वेव्स इस तरह से आती है। और अगर किसी ने सुनामी की जो वीडियो देखी हो कि भी सुनामी आई थी ना हमारे पास 2000 में, 2004 में, तो होता क्या है कि भाई जब आप यहाँ पे खड़े हो, तो ये पानी जब ऐसे नहीं आएगा, फिर कैसे आएगा पानी, वो मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि जैसे यहाँ पे है, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, ये पानी का सतह है, और ये पानी ऐसे आ रहा है आपके पास, ठीक है ना। जब सुनामी आएगी ना, तो एक टाइम जो होगा सारा, बहुत सुनामी आएगी, तो पानी का जो प्रकोप होगा, पानी का जो लहर है, वो पीछे चली जाएगी। तो 2004 में जब ये सुनामी आई थी हमारे पास, तो क्या हुआ था कि सारे का सारा, उनको जो बहुत टाइम पहले के मंदिर जो पानी में विसर्जित हो चुके हैं, जो पानी में डूब चुके हैं, वो भी देखने शुरू हो गए थे लोग, उनको देखने गए, इसीलिए वहां पे बहुत ज्यादा लोग मर गए। क्यों? जब ये वापस चले जाएगी तो अंदर को भी तो आएगी, ठीक है ना। जब वापस आएगी तो दुगनी तीव्रता से आएगी, दुगनी डिस्ट्रक्टिव पावर लेके आएगी। इसीलिए क्या बोलते हैं कि जब भी आपको ऐसा पानी जाता हुआ दिखाई दे, तो इसका मतलब है क्या आने वाला है, सुनामी आने वाली है बेटा। चले, और सबसे पहले पता है इनका, पंछियों जो चलता है वो भागना शुरू कर देते हैं, बहुत बड़ा प्रकोप आने वाला है। चले आगे चलते हैं। तो यू अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टूड कर लिया आपने ये कंसेप्ट, ठीक है। तो अब जो ये बड़ा है और नीचा, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। जो सबसे ऊपर वाला एरिया जो दिख रहा है उसको बोलते हैं क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट। हम आज वेव्स भी पढ़ के आए थे ना इंटरफेरेंस में, ऊपर वाले को बोलते हैं क्रेस्ट, नीचे वाला जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये समुद्र की बात कर रहे हैं। वैसे नॉर्मल वेव्स भी, लाइट वेव भी इसी तरह से चलती है बेटा, लाइट वेव भी इसी तरह से चलती है। इस नीचे वाले एरिया को बोलेंगे ट्रो, TROGH, मतलब जो नीचे वाला नेगेटिव हिस्सा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, ओके। जो नीचे वाला हिस्सा, अब इसका जो एक एम्पलीट्यूड होता है, मतलब जो ये नीची समतल इलाका है, इसकी ऊपर ऊंचाई कितनी है इसकी, ये वाली, ठीक है, ये वाली, इसको हमने नाम दिया है एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? क्रस्ट नहीं, क्रेस्ट बोलते, CREST, सॉरी नॉट क्रेस्ट, EST, क्रेस्ट। क्रेस्ट मतलब ऊंचाई, ट्रफ मतलब गहराई, ठीक है। ये गहरा है नीचे वाला, मैं दूसरे कलर से बताता हूँ, ये गहरा है नीचे वाला, तो इसको हम बोलेंगे ट्रो, ट्रफ, या जिसको क्रेस्ट मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है, तो ये ऊंचा है सबसे, ठीक है। ये समतलीय इलाका, जैसे ये समतलीय इलाका है, तो ऊपर वाला हिस्सा जो गहराई होगी उसको बोलेंगे ट्रो, और क्रेस्ट बोलेंगे जो इतनी ऊंचाई होगी। डन बेटा, ओके, लग गई समझ? आगे चलें। यूट्यूब वालों समय लग रहा है बेटा? गुड गुड गुड। तो आगे चलते हैं हम, ये सब कुछ हो गया है हमारे पास, आगे चलते हैं। टफ हो गया, ये हो गया, और क्या होता है? एम्पलीट्यूड। इसका नाम क्या है सोचा? जो ऊंचाई होती है इसका नाम हमने रख दिया एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ठीक है, ओके। एम्पलीट्यूड हो गया। एक हम और देखते हैं इसके आगे, ये देखो वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है। वेवलेंथ आप खुद देखो, वेवलेंथ होती है वेव की एक चक्कर, एक क्रैश से दूसरी क्रैश तक जाने का डिस्टेंस,
एक वेव का क्या डिस्टेंस है, मतलब ये वाली वेव और ये वाली वेव में अगर हम डिस्टेंस देखते हैं तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। या अगर हम इसको देखें, यहां से देख ले, यहां से लेके यहां तक देख लो, तब भी सेम। समझ रहे हो बात मेरी? इसको मेरे को क्लियर करने दो। तो इसका कोई ऐसा जरूरी नहीं कि इसका हाई, इसका एक क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट देख लो, एक ट्रफ से दूसरी ट्रफ देख लो, ये भी सेम है। या जहां से ये यहां से स्टार्ट होती है यहां तक देख लो, एक क्रस्ट और एक ट्रफ देख लो, सारी चीजें सेम है। यस, ठीक है। मतलब मैं क्या बात कर रहा हूं, एक वेव है, ये एक वेव है ना। जैसे अगर मैं ये बात कर रहा हूं तो ये एक वेव है, ठीक है ना। तो एक वेव की कितनी लेंथ हो सकती है? एक वेव की लेंथ अगर मैं यहां से मेजर करता हूं तो यहां तक है। लेट मी शो इन डिफरेंट कलर। यहां से शो करता हूं तो ये मेरी यहां तक आएगी, अब अगली वेव के यहां तक। समझ रहे हो? अगर मैं यहां से शो करता हूं तो ये मेरी आएगी यहां तक। समझ रहे हो? ये सारी की सारी क्या है, वेवलेंथ। मैं नॉर्मली आपको बोलूंगा तो मैं जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं यहां से लेके यहां तक, एक क्रस्ट और एक ट्रफ, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं आपके पास, एक वेवलेंथ। इसी को याद रखना है आपने। बहुत तरीके होते हैं, ये मैं आपको मेथड एक ऐसा भी सिखा रहा हूं, यही याद रखना है आपने, ठीक है। एम्पलीट्यूड आपको बता दिया था क्या होता है, यहां से लेके यहां और यहां से लेके यहां तक सारा का सारा एम्पलीट्यूड है, मतलब इतना एरिया, दिस मच एरिया इज योर एम्पलीट्यूड। ओके, लग गई समझ? ओके, चल। अब अगर मैं आपको पूछूं अच्छा, अब अगर मैं आपको पूछूं ये बोला डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रेवल इस तरफ का, यानी कि लहरें जो हैं वो इस तरफ से इस तरफ को आ रही हैं, इस तरफ को जा रही हैं, ठीक है। अगर मैं देखूं कि ये लहरें हैं, लहरें आप देख रहे हो कि एक बंदा, सपोज ये ऊपर वाला है ना, तो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, आपने देखा कि भाई यहाँ पे एक बंदा है वो तैर रहा है, ठीक है, यहाँ पे वो बंदा है वो तैर रहा है, ठीक है। तो जैसे लहरें आएगी क्या वो इस तरफ को लेके, सॉरी, जैसे लहरें आएंगी तो क्या वो उसको इस तरफ ले आएंगी? ये बताओ, क्यों वो यहीं पे यहीं पार्टिकल। तो लाइट वेव में क्या होता है बेटा, ये लहरें चलती रहती हैं और ये बंदा सिर्फ ऊपर और नीचे मूव करता है। यस, यस, गुड बात बेटा, समझ लग गई तुम्हें जोगनप्रीत, गुड। तो कहने का क्या मतलब, ऊपर नीचे ही मूव करता है, और इसका बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है, आप खुद करके देखना, ठीक है। आप क्या कर सकते हो बिल्कुल अंधेरा करके ना एक बड़े भाई को बोलना है कि भाई आप ना एक मोमबत्ती लेके, ठीक है ना, मूव करो। मोमबत्ती लेके एक कुर्सी जो है, जो व्हील चेयर होती है ना, उस पे बैठ के मूव करो, ठीक है ना। आपने क्या करना है, आपने बस भाई को ये करने के लिए बोलना है, ठीक है। तो खुद ध्यान से देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो खुद। अंधेरा है चारों तरफ, एक बंदे ने सिर्फ मोमबत्ती पकड़ी हुई है और वो व्हील चेयर से एक बंदा आगे या पीछे हो रहा है, ठीक है ना। खुद देखो वो बंदा क्या कर रहा है, वो बंदा सिर्फ ये काम कर रहा है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, पर तेजी तेजी से नहीं, एक स्पीड से ऊपर जा रहा है, एक स्पीड से नीचे आ रहा है। अब आप देखो बंदा मूव भी कर रहा है साथ साथ में, कोई उस कुर्सी को मूव कर रहा है, तो आपको अंधेरे में क्या दिखेगा, आपको अंधेरे में दिखेगा कि वो बंदा ऐसे जा रहा है, मोमबत्ती अपर लोअर, अपर लोअर, अपर लोअर। क्या मतलब, डर जाना मैं नहीं, देखना कभी ध्यान करके, बिल्कुल अंधेरा करके एक बंदे को पकड़ानी है आपने, चाहे टॉर्च पकड़ा दो, मोमबत्ती मत करके टॉर्च पकड़ा दो, टॉर्च चलनी चाहिए, ठीक है। वो बस ऐसे बल्ब पकड़ा दो, बल्ब पकड़ा ऐसे ऐसे करना चाहिए उसने, बस यही मूवमेंट कर, यही मूव। और आप अगर देख रहे हो तो आपको ये लगेगा कि बंदा ऊपर नीचे हो रहा है और चल भी रहा है, देखो चल भी रहा है वो, तो चल भी रहा है तो आपको, वैसे तो एक्चुअली मोशन क्या कर रहा है वो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, पर क्योंकि लहरें भी चल रही हैं तो आप मूवमेंट भी कर रहे हो। डन? यस, यस, वेवलेंथ, ठीक है जी। लग गया बेटा समझ? ट्राई करके देखना, इसकी वीडियो भी है मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा, ग्रुप में शेयर करता हूं।
ताकि आप इसको और ध्यान से समझ पाओ। मैं भी बड़ा हैरान हुआ था जब मैंने वो वीडियो देखी। मैंने कहा ये तो यार अजीब बात है कि भाई वेव, हम तक यही समझते थे कि वेव के ऊपर जो बंदा होगा वो ट्रेवल कर रहा होगा। नहीं, वो क्या कहती है, फिजिक्स बोलती है कि अगर वेव के ऊपर हो आप, आपने बस यही मोशन हो रहा है आपका, ठीक है, ये वाला ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, और कोई मोशन नहीं। मेरे पास वीडियो में अभी भी दिखाता हूँ आपको। पहले ये कंसेप्ट कर लिया आपने, मैं वीडियो चला देता हूँ, मैं चला देता हूँ, रुको रुको रुको, चला देता हूँ, ठीक है। ये समझ लग गया आपको। हमने ट्रांसवर्स, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, जो इस तरह से। और ट्रांसवर्स वेव आप खुद प्रोड्यूस कर सकते हो। कैसे? रस्सी लो घर में, दरवाजे के साथ बांधो और उसको ऐसे करो, इस तरह से, ऊपर से नीचे ऐसे मूव करना है, इस तरह से, समझ रहे हो? ये वाली क्या मोशन होएगा, दिस इज योर ट्रांसवर्स। आप क्या देखोगे कि जब आप ऐसे बांध के, यहाँ पे आपने रस्सी बांधी है और सॉरी, आपने सीधी रस्सी बांधी है, और जब आप इस तरह से दोगे, ठीक है ना, ये चीज दोगे, तो क्या मूव कर रहा है आगे को? लहरें मूव, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। पर मैं क्या बोलूं, यहाँ पे अगर मैंने कोई पार्टिकल रखा है, क्या वो भी पार्टिकल इधर पहुंच जाएगा? नहीं, पार्टिकल ऊपर नीचे मूव होगा, एनर्जी आगे जाएगी। समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको ये समझ लग गया तो बस आपको समझ लग गया फिर सब कंसेप्ट। ओके, तो अगर मैं रस्सी के ऊपर, अगर मैंने कोई वो बांधी हुई है, रबड़ बांधी हुई है, या मैंने ऊपर कोई पिन रखी हुई है, कोई मैंने चीज रखी हुई है, तो मैं इस तरह से मूव करवा रहा हूं, क्या वो रस्सी के साथ, क्या वो इस तरह दरवाजे तक पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी ना। तो क्या होगा, वो ऊपर नीचे मूव करेगी। आगे क्या जा रहा है, साइंस क्या बोलती, आगे जा रही है एनर्जी। जो आपने एनर्जी दी है ना, ये वाली, तो वो फोर्स के साथ जो एनर्जी जा रही है वो जा रही है वहां तक। पूरा का पूरा पार्टिकल नहीं मूव कर रहा, पार्टिकल सिर्फ ऊपर नीचे मूव कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, चलो, ये समझ लग गया बेटा। अब बात सुनो मेरी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। मैंने बोला ये कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स। अगर ये ट्रांसवर्स वेव है, इसका मतलब कोई और वेव भी होती होगी इसके कंपैरेटिवली, जो आपको नहीं है समझ अभी, ठीक है। वो उस वेव का नाम है, लेट मी शो यू, उसका नाम है, दो तरह की वेव्स होती है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स। लग गई समझ? लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। जो ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल है, उसका नाम है साउंड वेव्स। ट्रांसवर्स की लाइट, ठीक है, लाइट रेडिएशन सारी की सारी। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितनी ये सारी की सारी लाइट रेज हैं, ये सारी कौन कौन सी लाइट रेज हैं, दे ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चले आगे। अब मैंने जो आपको वीडियो बोली थी पहले वो बताने दो, इसके बारे में अभी मैं बताता हूं क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लेट मी शो यू अ वीडियो। बोर तो नहीं हो रहा कोई? यूट्यूब वालों बताओ। फिजिक्स तो इंटरेस्टिंग है यार, साइंस इज इंटरेस्टिंग, इट्स नॉट अ लेम टॉपिक, इट्स अ गुड टॉपिक एक्चुअली। ध्यान से देखना इसको जरा, बहुत ही, इस 2 मिनट की वीडियो है सारी, 2-3। Waves transfer energy from one place to another. You should already know how to describe them in terms of frequency, wavelength and amplitude, which we looked at in another video. In this video, we're going to look at two ways they can be classified. Waves are produced as a result of vibrations and can be classified as transverse or longitudinal. Whether they are transverse or longitudinal depends upon how the particles are made to vibrate as the energy passes. Let's look at longitudinal first. This is where the particles vibrate parallel to the direction in which the wave of energy is travelling. Notice that the ends of the slinky don't ever leave the hands holding them. It's only the energy that travels. The places where the coils or particles are bunched together are called compressions. Where they are furthest apart are called rarefactions.
An example of longitudinal waves is sound. When a drum is struck, the drum skin vibrates, which causes the air particles next to it to vibrate. This causes the next air particle to vibrate, then the next, and so on until the vibration reaches the ear, causing the eardrum to vibrate. The vibrating air speeds away from the source, creating a sound wave. Let's look at another type of wave, transverse waves. The hand moves up and down, as does the slinky, but the wave itself moves from left to right, so the particles vibrate at 90 degrees to the direction that the energy is moving. We can simply think of it as, in longitudinal waves, the hand pulses horizontally, pushing and pulling, and the wave energy also moves horizontally, back and forward. Whereas in transverse waves, the hand moves up and down, but the wave energy still moves horizontally. Again, the ends of the slinky never leave the hands holding it, it's just the energy that moves along. Transverse waves are usually used to show the wavelength and amplitude. Pause the video and see if you can remember how to label the amplitude and wavelength on the diagram. Did you get them right? The waves on the surface of water are transverse waves. They make the water surface go up and down. All types of electromagnetic waves, like visible light, are also transverse waves. So, now you should be able to describe the differences between transverse waves and longitudinal waves. Remember, it is the लग गई बेटा समझ? तो जब मैं इस तरह से मोशन दे रहा हूं, मतलब मैं ऊपर से नीचे लेके जा रहा हूं, इस तरह से कर रहा हूं, तो दिस इज ट्रांसवर्स वेव। इसमें क्या होगा, 90 डिग्री पे वेव प्रोपगेशन होएगी और जो एनर्जी प्रोपगेशन होएगी वो 90 डिग्री पे होएगी। पार्टिकल सिर्फ ऊपर से नीचे मूव करके आगे जाके छोड़ देंगे। ठीक है। दूसरी होती है साउंड वेव्स, इसके बारे में इसने बताया। समझ लगा कुछ ना इसके बारे में? कुछ तो क्लियर आया होगा आपको। तो जैसे अगर मैं स्प्रिंग बांध दूं, ठीक है, स्प्रिंग को खींच रहा हूं या रबड़ को खींच रहा हूं या स्प्रिंग को खींच रहा हूं, सोचो दरवाजे के साथ में मैंने बांध दिया और खींच रहा हूं उसको, और मैं छोड़ूंगा तो वो इस तरह से स्प्रिंग बैलेंस होता है ना, इस तरह से पहले वो आपस में जुड़ेगा, फिर वो खुलेगा, आपस में जुड़ेगा, खुलेगा, आपस में जुड़ेगा, खुलेगा। ये चीज क्या होती है? ये होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये साउंड वेव्स इस तरह से ट्रेवल करती हैं हमारे पास। ठीक है जी। यस, शॉकर भी सेम है, बिल्कुल सही बात है गुरप्रीत, लग गया बेटा। तो उसमें क्या हो रही है, जब मैं इसकी बात कर रहा हूं एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डायरेक्शन भी इस तरफ हुआ है और मोशन भी इस तरफ हुआ है। तो इसी तरफ को डायरेक्शन है, इसी तरफ को पार्टिकल मोशन है, बस वो आपस में जुड़ जाएंगे कहीं किसी एंगल पे, कहीं पे वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक है जी, डन। यस, स्प्रिंग लॉन्गिट्यूडनल, यस, लग गई समझ? ओके, डन है बेटा। और कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं इसमें। ओके, दैट्स वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये सब कुछ आपने क्लियर कर दिया मैंने आपको। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है जी। अगर मैं एक स्केल बनाऊं इस तरह से, ये स्केल गलत बन गया, आप सबके पास स्केल होगा ना सेंटीमीटर वाला, ठीक है ना? ये जैसे 1 सेंटीमीटर, ये 0 से स्टार्ट होता है यहाँ पे और दूसरी तरफ जाता है 15 सेंटीमीटर तक, यही है ना? यही है आपका स्केल नॉर्मल जो आपके पास होता है। अब इसको डिवाइड कैसे करते हो, देखो, 1 ऐसे करके, 2 3 4 5, चलो ऐसे करके मैंने 15 बना दी। मेरे पास है नहीं स्पेस इतनी, पर मैंने 15 बना दी इक्वल स्पेस। और इसके आगे आप छोटे छोटे फिर ट्रेवल करते हो, छोटे छोटे लिखा होता है आपने, है ना? ऐसे करके बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 क्या है? सारे सारे छोटे छोटे, ये क्या है? मिलीमीटर्स है। वी विल कॉल देम एज मिलीमीटर्स। हाँ, 10 डॉटेड लाइन होती हैं, वो मिलीमीटर होती हैं। क्या होती हैं? मिलीमीटर होती हैं, मिलीमीटर। और 10 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर बनता है,
ठीक है, और 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है, ठीक है, और 1000 मीटर से 1 किलोमीटर बनता है। लग गया समझ? ये सब कुछ पता है ना आपको? बट किसी चीज को तो आपको एक मानना पड़ता है, फिजिक्स यही बोलती है। किसी चीज को एक मान लो, उसके हिसाब से आप आगे आगे कंपेयर करते हो, ठीक है ना? लग गया समझ? उसी तरह जब साइंटिस्ट ने देखा कि सूरज से जो किरणें आती है हमारे पास, वो सिर्फ और सिर्फ सतरंगी नहीं होती, विबग्योर नहीं होती, और भी बहुत कुछ होता है, ठीक है? तो उन्होंने उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास दिया वेवलेंथ का कंसेप्ट। वेवलेंथ जो मैंने आपको बता दी है क्या होता है, ठीक है? एक चीज हम और करते हैं, इसको करने से पहले लेट मी डिस्क्राइब व्हाट इज फ्रीक्वेंसी एज वेल। तो हमारे पास दो वेव्स हैं, मैं आपको दो वेव्स ड्रा करके देता हूं, मेरे को बताओ इन दोनों में क्या फर्क है, ठीक है? लेट मी ड्रॉ इट। एक वेवलेंथ मैंने यहां पे बना दी है, ठीक है, और दूसरी मैंने सेम उतनी ही लेंथ की एक और वेवलेंथ ली है यहां पे, ठीक है? ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे वेव बनाई है एक, लेट मी शो यू, ड्रॉ करने दो यार। एक तो मेरा ये सारी एक जैसी मान लेना, एक ज्यादा बड़ी जाती ना, एक दो तीन, कितनी वेव्स है? एक वेवलेंथ, दो वेवलेंथ, तीन वेवलेंथ और चार वेवलेंथ, सपोज ये चार है, ठीक है? ओके, और मैं एक बना रहा हूं, नहीं सर, नहीं यार जोबन मैंने नहीं लिया, मैं बाहर नहीं निकल रहा हूँ यार, आई एम सो अफ्रेड ऑफ कोरोना। एक दिन मैं निकला था तो सब्जी लेने के लिए, यहाँ पे मंडी गया था, तो क्या हुआ कि ये कवर करके जैसे डॉक्टर निकलते हैं मास्क डाल के, ये गॉगल अच्छे से बड़ी वाली डाल के ऊपर से, लोग मेरे तरफ देख के घबराने लगे, कहते बस तुम भी बचोगे, हम तो ऐसे ही है। तुम ही बचेगा भाई बेटा, तू ही बचेगा बस, और तो ऐसे घूम रहे हैं बस। तो आई गॉट सच एन शेम, मैंने कहा भाई लोग ऐसे देख रहे हैं मेरे को, फिर मैं निकलता नहीं हूँ ज्यादा बाहर, आई एम दैट मच वर्स्ट, घर पे ही सेफ है, यस। तो आई एम थिंकिंग कि भाई मंगवा लूं, ठीक है? वैसे मैंने सोचा है कि यहीं पे मिल जाता है, वो जो है ना डिफेंस कॉलोनी यहाँ पे है, वहां पे अच्छे मिल जाते हैं, मैं वहीं से लेता हूँ सामान। बट वही है कि मैं निकलना थोड़ा कम किया हुआ है। यस, आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग इट ऑनलाइन। कहाँ से लूं, amazon से या फ्लिपकार्ट से? कोई लिंक भेज देना यार, कोई बंदा होगा तो, है, खुद से। मेरा गेन घर तो यार जलंधर में ही है। हाँ जी, चलो लेट मी डिस्क्राइब यू, एक ऐसे करके बना रहे हैं हम, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14। थोड़ा सा गंदा है, पर चलो देखते हैं हम कैसे बनता है आगे, ठीक है? इसका और इसमें क्या डिफरेंस है मेरे को देखो, जब भी मैं किसी वेव को डिस्क्राइब करता हूं ना बेटा, ठीक है, लिंक भेज देना यार कोई अगर किसी के पास होगा तो, पर्सनली मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है? तो गुड अरविंद, गुड। तो व्हाट वी आर थिंकिंग इज कि ये जो ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ये वेव्स होती हैं, जब मैंने इसको किसी चीज पे स्केल पे रखना है, उस स्केल का नाम दे दिया मैं कि एक, मैंने कह दिया कि यहां से यहां 1 सेकंड हो रहा है। सपोज 1 सेकंड में ये कितनी बार वेव घूमती है, बेसिकली उसको बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है? अब वेवलेंथ का तो आपको पता है, यहां से स्टार्ट हो रही है, एक वेवलेंथ यहां पे कंप्लीट होती है, लेट मी शो इन डिफरेंट कलर। यहाँ पे एक वेवलेंथ, दो वेवलेंथ, तीन वेवलेंथ और ये चार वेवलेंथ। इसका क्या मतलब है कि ये 4 बार घूमती है यहाँ पे, ठीक है? 4 बार पूरे चक्कर काटती है 1 सेकंड में, ठीक है? तो इसकी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 4, ठीक है? मैं क्या बोलूंगा, इसकी फ्रीक्वेंसी है 4। और अगर ये एरिया जो है वो कितना है, 100 मीटर का एरिया है, 100 मीटर का एरिया है, तो इसमें कितनी चक्कर, कितनी बार घूम रही है, कितनी वेवलेंथ है इसकी, मेरे को बताओ। अगर ये 100 मीटर का एरिया है तो 4 बार घूम रही है,
ठीक है, तो 100 को डिवाइड कर दो 4 से, कितना हो जाएगा, यानी कि यहां से यहां लेंथ है 25 मीटर। ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25, 100 होगा पूरा, 4 हो गए ना ये, तो 100 पूरे हो गए, ठीक है ना। तो ये टोटल लेंथ कितनी है, 100 मीटर की। कितनी इसकी टाइम पीरियड है, 1 सेकंड का, ठीक है ना। तो अगर 1 सेकंड में मैं देखूंगा कितनी बार ये घूम रही है, 4 बार घूम रही है, उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। अब देखो दूसरी तरफ आ जाओ, दूसरी तरफ आ जाओ, ठीक है। सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7, 8, 9 और 10। यहां तक 10 है, यहां पे खत्म कर दिया मैंने, ठीक है, 10 है। चक्कर वही है, एक ही सेकंड है, 1 सेकंड में कितनी बार घूम रही है, 10। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी यहाँ पे, 10 होगी। एवरीबॉडी गॉट इट। फ्रीक्वेंसी के यूनिट होते हैं हर्ट्स, HZ, हर्ट्स, ठीक है। अब मेरे को बताओ, अगर ये 100 मीटर की है पूरी की पूरी लेंथ, तो एक चक्कर, एक वेवलेंथ जिसको आप बोलते हो यहां से यहां तक, एक वेवलेंथ कितनी बड़ी हो जाएगी, 10 की। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ऐसे करके हमारे पास प्रॉपर 100 हो जाएगा। अब मेरे को बताओ, यहां पे मेरी वेवलेंथ यहां पे है 10 और फ्रीक्वेंसी यहां पे है 10, ठीक है। यहां पे फ्रीक्वेंसी 4 थी और वेवलेंथ थी 25। वेवलेंथ मतलब वेव की जितनी भी लेंथ होएगी, ठीक है, 25। कोई मेरे को बच्चा बताए कि वेवलेंथ 25 से 10 की तरफ मूव कर रही है और फ्रीक्वेंसी 4 से 10 की तरफ मूव कर रही है। जैसे जैसे मैं यहां पे क्या करूं, यहां पे जो सेकंड डायग्राम है बी वाला, लेट मी शो इन ए डिफरेंट कलर। ये जो बी वाला डायग्राम है, ये वाला, इसमें मैं बोल रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है ना। और जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, कंपैरेटिवली वहां पे जो है वेवलेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। तो ये आपको इनवर्स रिलेशन लग रहा है कि जिस तरह से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतना उतना वेवलेंथ कम होती जाएगी। चले आगे, ओके, ये समझ लग गया आपको। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वेवलेंथ छोटी होती जाएगी, और जैसे जैसे वेवलेंथ बड़ी होएगी फ्रीक्वेंसी छोटी होती जाएगी। लग रही समझ बच्चों, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ओके, डन, इंक्रीज, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये फ्रीक्वेंसी का ही कंसेप्ट है बेटा, इसी को हमने समझना है, ठीक है। आज हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ लग गया, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। ये भी आपको एक प्रॉपर्टी पता चल गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। दूसरा ये हमें पता है जहां पे रेडिएशन शब्द आ जाता है वो किस स्पीड में चलती है, इतनी स्पीड में चलती है वैक्यूम में, ठीक है, ठीक है। चलें आगे। और जैसे ही ये, हाँ मैं कल फिर रिपीट कर दूंगा बेटा, कोई इशू नहीं। ये दोनों रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, रिफ्रैक्ट भी हो सकती है। हमने देखा था ना, लाइट रेस जैसे पड़ती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, लाइट रेस जैसे डालती है वो बेंड भी हो जाती हैं, ठीक है ना। तो जो हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ा है वो भी इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो चाहे आप इंफ्रारेड कर लो चाहे वो कर लो, वो सभी के लिए ही इक्वल है, ठीक है, डन, ओके। बस आज के बारे में इतना ही पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा ज्यादा और पढ़ेंगे। दे कैन बी इमिटेड और अब्सॉर्ब बाय द मैटर, यस, ये अब्सॉर्ब भी हो सकती हैं। मैंने आपको बताया था कि जब कलर कोई अब्सॉर्ब कर लेता है तो उसके हिसाब से उसका कलर चेंज हो जाता है ना, ठीक है। और ये वेव के ये फॉर्मूले को जरूर फॉलो करती हैं। लैम्डा इज योर वेवलेंथ, एफ इज योर फ्रीक्वेंसी, बी इज योर स्पीड ऑफ द वेव, ओके। तो अगर मेरे को स्पीड ढूंढनी है, फ्रीक्वेंसी पता है और लैम्डा इधर को चले जाएगा, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से भी बन सकता है, एफ इज योर फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर वेवलेंथ। तो खुद देख लो, जितना जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतना उतना लैम्डा कम होगा, और जितना जितना लैम्डा बढ़ेगा उतना उतना फ्रीक्वेंसी कम होगी। इनवर्स रिलेशन समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब आते हैं, बस आज का ओरिएंटेशन ही था आपको, कल मैं इसके फायदे गिनाऊंगा आपको, ओके ओके ओके। बस ज्योति का बस एक थोड़ा सा हम और पढ़ लेते हैं जो हमने छोड़ के आए थे कल।
तो जो हमने स्केल बना रहे थे यहाँ पे, लेट मी शो यू, ये वाला जो स्केल बना रहे थे हमने, तो स्केल बनाया फिर हमने ऐसे करके, यहां से यहां तक। क्या कंफ्यूजन है बेटा? कोई कंफ्यूजन तो है नहीं इसमें, क्या करना है इसमें, तो कुछ बताया भी नहीं अभी मैंने। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा बना रहे हैं, एक स्केल बना रहे हैं हम रेडिएशंस का, ठीक है। तो हमने एक तरफ रख दी वेवलेंथ लैम्डा जिसको बोलते हो, तो लैम्डा इस तरफ को रख दिया, और हमने कहा कि जो वेवलेंथ है इस तरफ को जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे वेवलेंथ होएगी डिक्रीज, ठीक है। जहां पे वेवलेंथ डिक्रीज होएगी फ्रीक्वेंसी क्या होएगी? इंक्रीज। समझ लो, अभी वेवलेंथ की तरह ही समझ लो। ओके 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 बेटा। तो जैसे मैंने बोला कि हमने स्केल रखा था ये वाला, तो स्केल के नीचे हमने उसके पॉइंट बनाए थे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, है ना, ऐसे ऐसे करके। उसी तरह हमने लाइट रेज यहाँ पे रखी हैं कि जो सूरज से हमारे पास किरणें आ रही है वहां कौन कौन सी लाइटें आ रही हैं। तो हमें कुछ तो वन मान के चलना पड़ेगा, हमने उसको वन मान लिया, वेवलेंथ को। किसको मान लिया? वेवलेंथ को। इसी के हिसाब से डिवाइड करेंगे बाकी सारी चीजों को, ठीक है। लगी समझ? तो जो हमारे पास हमने देखा, जब ये सब कुछ किया तो हमने देखा कि जो हमारे पास विजिबल रेडिएशन है वो बस इतना सा हिस्सा है, इस पूरे स्पेक्ट्रम में सिर्फ इतना सा हिस्सा जो हमारे पास दिखता है, जो हमें दिखता है और जो हमें ऑब्जर्व होता है। बाकी जो सारा हिस्सा है वो हमें दिखता नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आती हैं, फिर उसके बाद एक्सरे आता है, फिर उसके बाद आपके पास गामा, फिर कॉस्मिक रेडिएशंस आती हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे अगर आप नीचे चले जाते हो इस तरफ की ओर, ठीक है ना, तो हमारे पास आ जाता है गामा के बाद इंफ्रारेड आ जाती है, माइक्रोवेव आ जाती है, रेडियो वेव आ जाती है, इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से उसने कहा कि भाई हम इस तरह से अगर देख रहे हैं, इस तरफ को जा रहे हैं तो हमारा लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, इस तरफ को जा रहे हैं तो लैम्डा जो है वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। बस अब ये लग गया, इसको कल हम अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको कि बेसिकली इसमें कौन कौन सी वेव्स आती हैं, किस तरह से वेव्स आती है। ये देखो, अब ये चक्कर समझ लग गया आपको? ये देखो, रेडियो वेव्स, ठीक है, माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल। और विजिबल में विबग्योर होता है ना, देखो विबग्योर होता है यहाँ पे। वी से क्या होता है? वायलेट। वायलेट इस तरफ नहीं है, देखो अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट के बाद विबग्योर यहां से स्टार्ट होता है, VIBGYO, ठीक है। आर इज रेड, उसके बाद इंफ्रारेड, है ना, लग गया समझ? तो एक्सरेज आ जाएगा और गामा रेडिएशन आ जाएगा। अब ये देखो, अगर मैं यहां पे इधर से इधर जा रहा हूं, व्हाट इज हैपनिंग टू दिस वेव? देखो इसका लैम्डा क्या है, यहाँ पे बड़ा ना वेवलेंथ, देखो यहां से यहां और यहां से यहां, वेवलेंथ देखो ध्यान से, वेवलेंथ इज इंक्रीज्ड, यहाँ पे बड़ी है। जैसे जैसे आप इस तरफ को जा रहे हो, इस तरफ को जा रहे हो, वेवलेंथ क्या हो रहा है? डिक्रीज। दिख रहा है ना, छोटी 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 और कम 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 होती जा रही है, तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। आपने स्केल बना दिया इस तरह से। कल हम इनकी जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रो, रेडियो, इंफ्रारेड, विजिबल, इनके हम फायदे गिनाएंगे मैं आपको, ठीक है ना। ये देख लो एक और पिक्चर, ठीक है, लग रही समझ? ये गामा, ये रेडियो वेव्स जितनी बड़ी बड़ी हैं, उसके बाद छोटी 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 और छोटी होती जा रही है, ठीक है ना। ओके, चले आगे। चलो अब कल हम इसको याद करेंगे। और देखो यहाँ पे, देखो इधर ध्यान से, यहाँ पे वेवलेंथ बड़ा, वेवलेंथ यहाँ पे ज्यादा, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम। यहाँ पे क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो वेवलेंथ क्या होगी यहाँ पे? कम। लगी समझ? इतनी बस चीज समझ लग गई, हम कल पढ़ेंगे इसको आगे, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा नेट इश्यू होगा फ्रॉम योर एंड, हमारे एंड से यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है बेटा, अब हम कल इसको और डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा जो इसका टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक ये नहीं है हमारे पास, इसके बस यूजेस कल हमने करने हैं। जैसे गामा रेडिएशन से हम स्टार्ट करेंगे, कहाँ से निकलती हैं, कैसे निकलती हैं, इसका क्या सदुपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। और इसके बाद वी विल स्टार्ट विद फोर्स। ओके, ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय। योर नेक्स्ट क्लास विल बी, आई थिंक आप देख रहे हैं ना जो भी है,
नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन पूछना होता है बेटा जरूर पूछ लिया करो, ठीक है। ओके, बाय बाय। जय हिंद, जय हिंद।